नहीं थी। कुछ ही देर में एक परिचित व्यक्ति इमारत से बाहर आया और इस ओर दौड़ पड़ा। ये प्रबंधक लियू ली लिन का वरिष्ठ था। जियो लियू, यहाँ का सुरक्षा गार्ड सक्षम है, यहाँ तक कि मेरी कार भी रुकने की हिम्मत करती है। आपका क्या मतलब है? जैसे ही मैनेजर लियू यहाँ आए, वो सांस भी नहीं ले रहे थे। क्या उस युवक ने नेतृत्व किया? वो मैनेजर लियू से बहुत छोटा है, लेकिन मैनेजर लियू उसे छोटा लियू कहते हैं। टोंग शाओ, मुझे खेद है। आप देखते हैं, जियो हुआंग एक नवागंतुक है, वो नियमों को नहीं समझता है। उसने पहले टोंग शाओ को नहीं देखा है। आपके वैस के पास बहुत कुछ है, उससे मत मिलो। ये सब हमारी गलती है, मैं तुरंत तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। प्रबंधक लियू भी उसके साथ थे और हुआंग फैंग पर चिल्लाते हुए बोले, लड़के को मुआवजा देने के लिए जल्दी से यहाँ मत आओ। प्रबंधक लियू, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? वो मूल रूप से एक विदेशी वाहन था, यदि उसने पंजीकरण नहीं कराया तो निश्चित रूप से मैं इसे जारी नहीं कर सकता, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, आपके पास एक बीज है, यदि आप आज घुटने टेक कर मुझसे विनती नहीं करते हैं तो ये खत्म नहीं होगा। वो युवा लड़का हुआंग फैंग की बातों से क्रोधित है। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फैंग अभी भी चेहरा नहीं दिखाता है। उसे इतने लंबे समय तक रोका गया और वो पहले से ही बहुत दुखी है। अब हुआंग फैंग अभी भी इसी रवैये में है। यह अजीब है कि वो अच्छे मूड में है, इसलिए वो हुआंग फैंग को अब आसानी से जाने नहीं देना चाहता। जियो हुआन, आप क्या कहते हैं? वो कौन है, मिस्टर टोंग? क्या आपको अभी भी हमारी कंपनी में आने पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है? वो हमेशा यहाँ रहता है, आप नहीं जानते क्योंकि आप नए हैं, मैनेजर लियू ने कहा। हुआंग फैंग, ठीक है, उससे इतनी ज्यादा बात मत करो। आज मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि इसे कोई नहीं रोक सकता, लड़के ने मैनेजर लियू से कहा। फिर हुआंग फैंग की ओर देखा। लड़के, बिस्तर समेटने के लिए तैयार हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ। मेरे कर्मचारियों को कौन जाने देगा? सु युमो की आवाज अचानक सुनाई दी। हुआंग फैंग के कई लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। मुझे नहीं पता कि सु युमो कब अपनी कार में दरवाजे पर आ गई। हालांकि वो बाहर जाना चाहती है, अंदर नहीं। उन्हें ये पहले नहीं मिला। भाषा फोम, सु युमो को देखने के बाद क्रोधित युवा लड़का अचानक 180 डिग्री घूम गया। वो खुशी से भरा हुआ था। इस बार हुआंग फैंग को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। वह अपनी पहल पर कार से बाहर आए। उन्होंने सह पायलट की स्थिति से फूलों का एक गुलदस्ता लिया और सु युमो की कार की ओर चल दिए। इस समय प्रबंधक लियू द्वारा गेट खोला गया था। आइए मेरा पूरा नाम बताएं। युवा लड़के, सु युमो अभी भी कार में है। उसका कार से उतरने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा नाम बहुत अलग है। युमो, यह वो गुलाब है जो मैंने तुम्हें दिया था, युवा लड़के ने बिना किसी चिंता के सु युमो की ओर देखते हुए कहा। युवा मास्टर टोंग, हम इतने परिचित नहीं हैं। इसके अलावा मैंने कई बार कहा है कि मैं आपके फूल स्वीकार नहीं करूंगा। सु युमो अपने सामने वाले लड़के को बेबसी से देखती है और कहती है कि वो 1 या 2 दिन से अपना पीछा नहीं कर रहा है और उसने निश्चित रूप से उसे अस्वीकार कर दिया है। हालांकि ये लड़का अभी भी बार बार दरवाजे पर आता है। और युवा मास्टर टोंग, मेरे कर्मचारी, स्वाभाविक रूप से मैं प्रभारी हूँ, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, सु युमो ने युवा मास्टर टोंग से कहा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 38 मानसिकता में परिवर्तन। युवा मास्टर टोंग स्तब्ध रह गए। तब उसे एहसास हुआ कि सु युमो हुआंग फैंग के बारे में बात कर रही थी। ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अभी सुना है कि उसने क्या कहा। युमो, मैं भी आपकी कंपनी के लिए अच्छा हूँ। आप कहते हैं आपका सुरक्षा गार्ड बहुत अपमानजनक है। सौभाग्य से मैं ही हूँ जो आज आपको ब्लॉक करता हूँ। यह आपकी कंपनी के लिए बहुत बुरा है यदि आप किसी बड़े ग्राहक को ब्लॉक करते हैं और नहीं करते हैं उन्हें अंदर आने दो, युवा मास्टर ने कहा। मुझे नहीं लगता कि उसने जो किया वो गलत था। कंपनी में प्रवेश करते समय विदेशी वाहनों को पंजीकृत किया जाना चाहिए। ये कंपनी का विनियमन है। हुआंग फैंग केवल विनियमन के अनुसार इसे लागू करता है। यदि आप पंजीकरण करने जाते हैं तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता वो तुम्हें रोकेगा और तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा, सु युमो ने कहा। क्या मुझे पंजीकरण कराना होगा? मैं यहाँ 1 से अधिक बार आया हूँ, मैं सभी परिचित हूँ और वो व्यक्ति हुआंग फैंग है, युवा लड़के ने कहा। मुझे 1 से अधिक बार पंजीकरण कराना होगा। आखिरकार आप हमारी कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। अगर मुझे कुछ और करना है तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। सु भाषा में, मो का मतलब सामना करने के लिए कुछ भी नहीं है। हुआंग फैंग, तुम यहाँ आओ, मैं काम के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए गाड़ी चलाने आओ। सु युमो हुआंग फैंग पर चिल्लाती है, फिर बस से उतरती है और सह चालक की सीट पर जाती है। युमो, क्या आप चाहते हैं कि वो गाड़ी चलाए? मैं आता हूँ। वैसे भी मुझे आज कुछ नहीं करना है, मैं आपका पूर्णकालिक ड्राइवर बनूंगा। युवा मास्टर टोंग ने जल्दी से मदद मांगने की पेशकश की। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इसी समय हुआंग फैंग कार के पास आए और लड़के से कहा, तुम मेरे हाथों में मत पड़ो। तुम लड़के, मुझे विश्वास नहीं है कि सु युमो हर समय तुम्हारी रक्षा कर सकती है। युवा मास्टर टोंग ने देखा कि सु युमो सिउ पायलट की स्थिति में था, इसलिए उसने अपने स्वर में खतरे की मजबूत भावना के साथ हुआंग फैंग के करीब अपना सिर रखकर धीरे से कहा, छोटे बच्चों को इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हुआंग फैंग सीधे ड्राइविंग की स्थिति में चले गए और फिर अचानक आश्चर्यचकित चेहरे के साथ टोंग की ओर देखा और कहा, टोंग, तुम्हारी पैंट में आग कैसे लग रही है? ये तुम्हारी पैंट में मौजूद मोबाइल फोन नहीं है जो जल रहा है। देखो, आपको एक पहचान वाला व्यक्ति होना चाहिए। आप संभावित सुरक्षा जोखिम वाले इस प्रकार के मोबाइल फोन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? हुआंग फैंग के शब्दों को सुनकर युवा मास्टर टोंग ने जल्दी से अपनी पैंट की ओर देखा और पैंट की जेब में आग का निशान पाया। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी इससे उसकी पैंट जल रही थी। मुझे क्या दिक्कत है? हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन क्योंकि हुआंग फैंग ने अभी कहा था, लड़के ने सहज रूप से सोचा कि उसके मोबाइल फोन में आग लग गई है। उसे मोबाइल फोन के फटने का डर था, इसलिए उसने झट से अपनी पैंट में रखा मोबाइल फोन निकाला और बिना देखे जमीन पर फेंक दिया। मोबाइल फोन का सीमित संस्करण खत्म कर दिया गया। हिस्से हर जगह बिखरे हुए थे और वो यह नहीं देख सका कि इससे पहले इसमें आग लगी थी या नहीं। मदद करो, मदद करो, आग बुझाने में मेरी मदद करो, भयभीत लड़का अत्यधिक चिल्लाया।
मैनेजर लियू और भाई वांग आग बुझाने में मदद के लिए जल्दी से आगे आए। यहाँ तक कि सह पायलट की स्थिति में सु युमो ने भी उत्सुकता से ऊपर देखा, लेकिन उसका इरादा बस से उतरने का नहीं था। मिस्टर सु, आप बैठ गए, मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, हुआंग फेंग ने धीमी आवाज में कहा। उसके बाद उसने बाहर के बच्चों की ओर नहीं देखा, उसने कार स्टार्ट की और कंपनी से बाहर चला गया। इस समय युवा मास्टर टोंग का हुआंग फेंग और सु युमो की देखभाल करने का कोई मन नहीं है। वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। वो छोटी सी आग को लेकर चिंतित है, हालांकि उनकी चिंता स्पष्ट रूप से अनावश्यक है। इतनी छोटी आग को हुआंग फेंग ने समय पर याद दिलाया है। जलने का बिल्कुल भी समय नहीं है, कुछ कैसे हो सकता है। हालांकि डरपोक युवा मास्टर टोंग ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। आग स्वाभाविक रूप से हुआंग फेंग द्वारा लगाई गई थी। जब उन्होंने अग्नि जादू की अग्नि गोला तकनीक का प्रयोग किया तो किसी ने इसे देखा ही नहीं। हालांकि वो अपने कर्तव्य के कारण सीधे तौर पर युवा मास्टर टोंग के साथ ऐसा नहीं कर सका, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा उसे हमेशा डांटा और धमकाया जाता था। हुआंग फेंग भी गुस्से में थे। उसने उसे सबक सिखाने में कोई गुरेज नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? कार में सु युमो ने पहल करते हुए कहा। कौन? आपका मतलब लड़के से है? मुझे नहीं पता, हुआंग फेंग ने ईमानदारी से कहा। वो प्रांत के सबसे अमीर आदमी टोंग कियानजुम का इकलौता बेटा है, टोंग जियान। सु युमो को हुआंग फेंग पर कोई आश्चर्य नहीं है। ओह, हुआंग फेंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने टोंग जियान के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने टोंग कियानजुम के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। आखिरकार वो कई वर्षों तक किंग प्रांत का सबसे अमीर आदमी था। हालांकि उनकी विन रेटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि जब वो छोटा था तो वो चीजों को कीमत पर बेचने पर निर्भर रहता था और उसके हाथ बहुत साफ नहीं थे। बाद में उन्होंने किसी तरह से कुछ उद्यमों का विलय भी किया जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हालांकि यह अफवाह है कि उसके कई साधन बहुत उज्जवल नहीं है और उसका अर्थ क्रूर और निर्दयी होना है। बेशक अब जब वो किंगई प्रांत का सबसे अमीर आदमी है तो नकारात्मक अफवाहें कम है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सु युमो हुआंग फेंग के रवैये से थोड़ा आश्चर्यचकित है। वो दूसरे पक्ष की पहचान कैसे जान सकता है? उसे कोई डर या पछतावा नहीं है। मुझे क्यों डरना चाहिए? भले ही उसके पिता किंग प्रांत के सबसे अमीर आदमी हो, उन्हें मेरी परवाह नहीं है। ये श्री सु है, मेरे नेता मेरी परवाह कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, हुआंग फेंग ने कहा। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हुआंग फेंग के व्यवहार के बारे में सु युमो ने अभी भी पुष्टि की। हालांकि वो लड़का अच्छा आदमी नहीं है और उसका दिल बहुत छोटा है। आपने आज उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। वो निश्चित रूप से आपसे बदला लेने का मौका ढूंढेगा। यदि आप किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान सु, हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग के दिल में कोई डर और पछतावा नहीं है। अगर उनकी यह मानसिकता पहले होती तो यह नहीं होती। काम करने के लिए उन्हें कई अनुचित चीजें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उन्हें सहा। उदाहरण के लिए आज की घटना, यदि उसने पहले दूसरे पक्ष को इस कार को चलाते हुए देखा है तो वो दूसरे पक्ष को कार से उतरने और हाथ दर्ज करने पर जोर नहीं देगा। यह एक सीधी रिलीज है। दूसरे पक्ष को पंजीकरण में मदद करना बहुत बड़ी बात है। ऐसी किसी बात से किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना आवश्यक नहीं है जिसकी कोई पृष्ठभूमि हो। हालांकि अब हुआंग फेंग की मानसिकता स्पष्ट रूप से पहले से अलग है। जादुई भंडारण बॉक्स मिलने के बाद उसकी मानसिकता भी धीरे धीरे बदल रही है। अब उसे लाभ और हानि की पहले वाली चिंता नहीं रही और वो लगातार समझौता करता रहता है। अब वो अपने विचारों पर कायम रहने का साहस करता है और लोग अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 39 अनिच्छा। दरअसल हुआंग फेंग को कल रात अपने मन में बदलाव का एहसास हुआ। कल रात जब वो भाई दाजी के लोगों से मिले तो उनका पहला विचार उन्हें सबक सिखाने और जो रोलान और गो मेंगन के साथ सुधार करने के लिए कहने का था। अतीत में हालांकि वो आगे आता था। वो ये पता लगाना चाहता था कि इसे कैसे पूरा किया जाए और अपने पक्ष के लोगों को अधिक चोट पहुंचाने से रोका जाए। बेशक हुआंग फेंग अपने छोटे से बोझ के लिए दोषी नहीं है। आखिरकार वो पहले एक साधारण व्यक्ति था और दूसरे पक्ष के लोग पहली नजर में सिर्फ गैंगस्टर थे। इसके अलावा वहां उनसे कहीं अधिक लोग थे। यदि वो दूसरे पक्ष को सबक सिखाना चाहता है तो क्या उसे इसके लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी? इसके अलावा उनकी तरफ की दो लड़कियां एक दूसरे का फायदा उठाएंगी। इसलिए हालांकि आर्थिक ताकत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हुआंग फेंग की मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है। वो अब वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई सपना नहीं है और वो उलझता रहता है। आप स्वयं सावधान रहें। जब सु युमो ने हुआंग फेंग को देखा तो उसने उसकी सलाह को दिल पर नहीं लिया। फिर से उसने उसे याद दिलाया कि वो टोंग जियान के बारे में बहुत कम जानती है, या वह नहीं जानती या नहीं जानती, और उसने सीधे तौर पर दूसरे पक्ष का पीछा करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा वो अभी भी इस स्थिति में थी कि दूसरा पक्ष इतने लंबे समय तक कायम रहा। मुझे पता है, धन्यवाद श्री सु, हुआंग फेंग ने ईमानदारी से कहा कि वो महसूस कर सकते हैं कि सु युमो को वास्तव में उनकी परवाह है, जिसने स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत आभारी बना दिया। सु युमो आज ग्राहक से मिलने के लिए बाहर आई। हुआंग फेंग ने उसका पीछा नहीं किया। हालांकि हुआंग फेंग देख सकता है कि सु युमो की भौहें हर समय सिकुड़ी रहती हैं। पहले कारखाने के गेट पर जो हुआ उसके अलावा हुआंग फेंग को लगता है कि सु युमो या तियानजियाओ समूह हाल ही में परेशानी में पड़ सकता है। कंपनी की परेशानी के लिए हुआंग फेंग अभी भी जानना चाहते हैं। वो अब कंपनी के सदस्य हैं। हालांकि वो सिर्फ एक साधारण सुरक्षा गार्ड है। यहाँ इलाज अच्छा है और बॉस अच्छा है। बेशक वो कंपनी को संकट में नहीं देखना चाहते। हालांकि वो एक छोटा सुरक्षा गार्ड भी है। भले ही कंपनी में वास्तव में कुछ गड़बड़ हो, सु युमो स्पष्ट रूप से उससे बात नहीं करेगी। इसके अलावा अगर वो ऐसा करता भी है तो वो मदद के लिए इंतजार नहीं करेगा। जब सु युमो ग्राहक से अलग हो गया और फिर से कार में दाखिल हुआ तो हुआंग फेंग ने पाया कि दूसरे पक्ष की भौहें गहरी थी और उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली और कुर्सी के पीछे झुक गया। मिस्टर सु, क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है? हुआंग फेंग ने अस्थायी रूप से पूछा। ठीक है, कंपनी हाल ही में मुसीबत में है। सु युमो ने भी इसे नहीं छिपाया। आखिरकार हुआंग फेंग ने देखा कि कुछ दिन पहले कारखाने के सामने क्या हुआ था। हालांकि इस वाक्य को खत्म करने के बाद मैं इस पर आगे नहीं बढ़ा।
जाहिर है मेरा इरादा हुआन फेंग के बारे में विस्तार से बताने का नहीं था। हुआन फेंग ने दोबारा नहीं पूछा, लेकिन चुपचाप कार को कंपनी में वापस चला गया। शायद उसने पिछली बार से सबक सीख लिया हो। सुयुमो को इस बार कार में नींद नहीं आई। जब कंपनी आई तो उसने आंखें खोली। इस समय सुयुमो ने फिर से अपनी स्मार्ट और सक्षम उपस्थिति हासिल कर ली और उसकी भौहें भी फैल गईं, जैसे हुआन फेंग ने उसे कार में नहीं देखा था। हुआन फेंग भाग्यशाली है कि उसे सुयुमो ने फिर से हरा दिया। हुआन फेंग यहाँ तक सोचता है कि अगर वो अक्सर सुयुमो के साथ बाहर जाता है तो उसे हर दिन अंदर बाहर मुक्का मारने की जरूरत नहीं है। जब हुआन फेंग अधिक सुखद मूड के साथ वापस गए तो कुछ लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। जियांगशान जियांगजू का सबसे प्रसिद्ध क्लब है। इसमें शानदार सजावट, उच्च स्तरीय सेवा और समृद्ध सेवा वस्तुएं हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि क्लब में कोई भी वेट्रेस विश्वविद्यालय के फूलों के स्तर तक पहुंच सकती है। इसलिए जियांगजू में अमीर लोगों द्वारा इस जगह का व्यापक रूप से स्वागत किया जाता है। अमीर लोग अमीरों की दूसरी पीढ़ी है और अक्सर यहाँ आते रहते हैं। इस समय दुनिया के जियांगशान स्प्रिंग निजी कमरे में कई युवा लोग सुंदरता के चारों ओर शराब का गिलास पकड़े हुए बातें कर रहे हैं। टोंग शाओ, तियानजियाओ समूह की ब्यूटी बॉस, आप कैसी हैं? उनमें से एक युवक ने बीच में बैठे आदमी से पूछा। और बीच में वो लड़का एन बैठा है जिसने तियानजियाओ समूह के सामने खाना खाया था। हालांकि इस समय उसका चेहरा सुयुमो के सामने धूप नहीं देख सकता। इस समय उन्होंने एक एक करके सुंदरता को गले लगाया और उनका चेहरा अहंकार से भरा था। चंद्रमा को पकड़े हुए सभी सितारों के उपचार का आनंद ले रहे थे। और टोंग जियान द्वारा सुयुमो का पीछा करना पूरे सर्कल में कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि टोंग जियान कई बार बहुत हाई प्रोफाइल है। इसके अलावा वो कुछ समय से सुयुमो का पीछा कर रहा है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर कोई इसके बारे में जानता है। जिक्र मत करो, लानत है उस कुतिया। मैं इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी मुझे अच्छा चेहरा नहीं देता। जैसे ही लड़के ने ये कहा, वो क्रोध से भर गया। उसने सुयुमो के सामने बहुत अधिक नहीं खाया, जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। ऐसा लगता है कि तियानजियाओ समूह की ब्यूटी बॉस वास्तव में शक्तिशाली है। टोंगशाओ इतने लंबे समय से पीछा कर रही है। उसने सभी तरह की तरकीबें आजमाई हैं और अभी तक उन्हें जीत नहीं पाई है। अगर अन्य महिलाएं होती तो मैंने पहल की होती टोंगशाओ को गले लगाने के लिए, आदमी ने कहा था। टोंगशाओ, तियानजियाओ समूह का सौंदर्य प्रबंधक कैसा दिखता है? वो आपको इस तरह कैसे प्रशंसक बना सकता है? क्या वो मेरी तरह सुंदर है? बेटे की बाहों में महिला, ये देखकर कि वो सुयुमो की इतनी परवाह करता है, उसके दिल में स्वाद। वो बेटे की बाहों में झुकती है और नाजुक आवाज में कहती है, चले जाओ, तुम उससे तुलना के लायक नहीं हो। तुम एक उंगली से भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। टोंग जियान भारी मेकअप वाली महिलाओं को अपनी बाहों में देखता है और खुद को देखकर आंख मारता है। पहली बार वो इन महिलाओं को पकड़ने में असहज महसूस करता है। तियानजियाओ समूह के गेट पर पिछले माहौल के अलावा टोंग जियान ने इसके बारे में अधिक से अधिक सोचा। उसने दोनों सुंदरियों को अपनी बाहों से दूर धकेल दिया और कहा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। कमरे में मौजूद सभी सुंदरियां अचानक गुस्से में आए लड़के से डर गईं, जबकि कई अन्य युवाओं ने भी देखा कि लड़के का मूड ठीक नहीं था, इसलिए उन सभी ने महिलाओं को अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद निजी कमरे में केवल कुछ ही पुरुष बचे हैं। लड़के का चेहरा बदसूरत है और वो शराब पी रहा है। क्या बात है, कम बच्चे, क्या आप उस सुभाषा के प्रति ईमानदार हैं? एक युवक ने कहा। ईमानदार होना सच नहीं है, लेकिन मुझे यह महिला अवश्य मिलनी चाहिए, टोंग जियान ने कहा। मैं इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहा हूँ। अगर मैं उसे पकड़ नहीं सकता तो मैं कैसे मेल मिलाप कर सकता हूँ? इसके अलावा उसके परिवार की राजधानी में कुछ पृष्ठभूमि है। ये जानने के बाद कि मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ। मेरे पिता उनसे पूरी तरह सहमत हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। टोंग जियान की सुयुमो की खोज उसकी सुंदरता के कारण है। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है। वहाँ और भी खूबसूरत महिलाएं हैं और वह चाहता है कि जितनी चाहे उतनी हो, मुख्यतः क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि वो सुयुमो का पीछा करे, क्योंकि सुयुमो के परिवार के पास कुछ पृष्ठभूमि संसाधन है जिनकी उन्हें शाही राजधानी में आवश्यकता है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 40 मुसीबत। क्या सुयुमो के परिवार की पृष्ठभूमि वास्तव में राजधानी में है? कुछ संदेह हुआ? अन्यथा क्या आपको लगता है कि दो छोटी लड़कियां अपनी परेशानियां खड़ी करके इतने कम समय में तियानजियाओ समूह को इतनी अच्छी तरह से ढूंढ सकती हैं? एक बेवकूफ की तरह लड़का एन उस व्यक्ति की ओर देखता है जिसने अभी अभी पूछा था। वो निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता है। जब ज़ीमेंगजियाओ और सुयुमो ने तियानजियाओ समूह की स्थापना की, तब भी वे युवा लड़कियां थीं जिन्होंने अभी अभी स्कूल छोड़ा था। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वे समाज के अनुकूल नहीं थे, इसलिए वे आसानी से तियानजियाओ समूह की स्थापना कर सकते थे और इतनी आसानी से विकास कर सकते थे। वो आदमी लड़के एनएन से थोड़ा शर्मिंदा हुआ और फिर उसने कहा, लेकिन भले ही कोई पृष्ठभूमि हो, ज़ीमेंगजियाओ और सुयुमो की क्षमताएं अभी भी अच्छी हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे शकल में प्रतिभाशाली और सुंदर हैं। ये सच है कि यदि वे दोनों बेवकूफ हैं, भले ही उन्हें अच्छी परिस्थितियां प्रदान की जाए, तियानजियाओ समूह को वर्तमान स्तर तक विकसित करना असंभव है, टोंग जियान ने कहा। मुझे मत बताओ, तियानजियाओ समूह की दो सुंदरियां वास्तव में सुंदर हैं। यदि आप यह नहीं कहते हैं कि टोंगशाओ जिस सुभाषा में रुचि रखते हैं वो बहुत लोकप्रिय है, यहाँ तक कि प्रसिद्ध काली मिर्च ज़ीमेंगजियाओ भी एक दुर्लभ सुंदरता है। अजनबी हमेशा उनकी सुंदरता से धोखा खा जाते हैं, ये सोचकर कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उसके बगल में एक मोटे युवक ने कहा। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। इन दोनों लोगों की खूबसूरती शकल में इतनी मशहूर थी कि जब भी इनके बारे में बात की जाती थी तो ये सभी इन्हें खूबसूरती बताते थे और इनके टैलेंट को नजरअंदाज कर देते थे। आप कहते हैं टोंगशाओ सुयुमो का पीछा कर रहा है और मैं ज़ीमेंगजियाओ का पीछा कर रहा हूँ, कैसा रहेगा? मोटे आदमी ने अचानक कहा। सिर्फ तुम? बाकी लोग मोटे आदमी को घूरने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, यदि तुम्हें उसके द्वारा छोड़े जाने का डर नहीं है तो तुम जा सकते हो, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने यह नहीं सुना कि पिछली बार एक युवा मास्टर ने उसका पीछा किया था और उसके शरीर के निचले हिस्से में लात मारी थी। परिणामस्वरूप वो बिस्तर से बाहर निकलने से पहले 2 सप्ताह तक अस्पताल के बिस्तर पर रहा, दूसरे ने कहा।
मोटे युवक ने गर्दन सिकोड़कर कहा, ठीक है, मैं इसे जाने दूंगा। इस समय किसी ने पाया कि लड़का अभी भी शराब पी रहा था और पूछा, टोंग शाओ आज फिर से सुयुमो के सामने शराब पी रहा है? उसके सामने खाना कुछ भी नहीं है, ये पहली बार नहीं है। टोंग जियान ने कहा, मुझे इस बात पर गुस्सा है कि जब मैं आज इसकी कंपनी में गया तो मुझे एक सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया। सुरक्षा गार्ड को नहीं पता था कि मैं बीमार हूं या नहीं। उसे मुझे कार से बाहर निकलने के लिए कहना पड़ा और रजिस्टर करे, नहीं तो वो मुझे अंदर नहीं आने देगा। इससे भी अधिक, वो लड़का मेरी पहचान जानता था और उसने माफी नहीं मांगी। अरे, बच्चे ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। लड़के ने जितना कहा उसे उतना ही गुस्सा आया। आज उनके क्रोध का कारण यही था। सुयुमो ने उसे कई बार अस्वीकार किया, हालांकि वो अभी भी दुखी महसूस करता था, फिर भी उसने कुछ चीजों को अपना लिया था। आज हुआंग फेंग ने खुद को सामने नहीं दिखाया, जिससे वो बहुत दुखी हुआ। और ऐसे लोग मैं जीना ही नहीं चाहता। यानी यहाँ तक कि टोंगशाओ की कार को रोकने की हिम्मत भी हुई। वो जियांगजू में टोंगशाओ की कार को नहीं जानता था, चाहे वो कहीं भी निर्बाध हो। वो आदमी मूर्ख नहीं होगा। हर कोई, मैंने एक शब्द में कहा, ये सच है कि कुछ बच्चे हैं जो जियांगजू में कार स्थापना को रोकते हैं। विशेष रूप से टोंग जियान तियानजियाओ समूह में जाने का पहला मौका नहीं है। वहाँ के लोग उसे पहले से ही जानते हैं और उसकी कार को रोकने की हिम्मत करते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित हैं। ये सिर्फ एक बेवकूफ युवक है, लेकिन जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना अधिक दुखी होता हूँ। मेरे लड़के एन को कब इतना अपमानित किया गया था? टोंग जियान ने कहा कि उनकी नजर में हुआंग फैंग का व्यवहार उनके लिए शर्मनाक है। टोंग शाओ क्या करना चाहता है? लाओ यू, आप उस आदमी को सबक सिखाने के लिए कुछ लोगों को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं, जब तक कोई मानव जीवन नहीं है। ये ठीक है। टोंग जियान ने उनमें से एक की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। टोंग जियान द्वारा देखे गए व्यक्ति ने अपनी छाती थपथपाई और उसे आश्वासन दिया कि उसका आमतौर पर एक व्यापक सामाजिक दायरा है और वो सड़क पर कई लोगों को जानता है। ठीक है, वो आदमी तियानजियाओ समूह का सुरक्षा गार्ड है। ऐसा लगता है कि उसका नाम हुआंग फेंग है, टोंग जियान ने उस आदमी से कहा। उस आदमी ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वो जानता है। वैसे टोंग शाओ, मैं अचानक इसके बारे में सोचता हूँ। हाल ही में मैंने अपने चचेरे भाई से सुना कि तियानजियाओ समूह मुसीबत में लग रहा है। हुआंग फेंग की कहानी बताने के बाद लड़के का चेहरा अच्छा लग रहा था। कई लोगों के साथ शराब पीते समय वो बातें भी करता था और हंसता भी था, और उनमें से एक को अचानक उस खबर के बारे में याद आया जो उसने पहले सुनी थी। क्या समस्या? टोंग जियान ने चिंता के साथ पूछा कि अगर परेशानी बहुत बड़ी न हो और उसने इसे हल करने में मदद की तो सुयुमो को अपने बारे में बेहतर धारणा मिल सकती है। ऐसा लगता है कि एक ब्यूटी सैलून में दुर्घटना हुई और एक ग्राहक का चेहरा नष्ट हो गया और उस ब्यूटी सैलून ने तियानजियाओ समूह द्वारा प्रदान किए गए सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया। अब उस ग्राहक ने ब्यूटी सैलून और तियानजियाओ समूह दोनों को सूचित कर दिया है और यह घटना धीरे धीरे फैल गई है, जिसका तियानजियाओ समूह पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जाहिर है, उस आदमी ने कहा, वो इसके बारे में कुछ जानता था। बस इतना ही। ये सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, ये सिर्फ एक विकृति है, यह मौत नहीं है। इसमें बड़ी बात क्या है? मुझे लगता है कि जी मिंगजियाओ और सुयुमो के माध्यम से इससे निपटना मुश्किल नहीं है, लड़के ने उत्सुकता से कहा। यदि वो ग्राहक एक सामान्य व्यक्ति है तो यह मामला बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि ग्राहक की कुछ पृष्ठभूमि है। इसके अलावा कुंजी यह है कि ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष लैंडर समूह के साथ किसी समझौते पर पहुंच गया है जिसने अभी किन्वेई प्रांत में प्रवेश किया। ब्यूटी सैलून और तियानजियाओ समूह द्वारा चाहे जो भी शर्तें पेश की जाएं, दूसरा पक्ष सहमत होने से इनकार कर देता है। यह एक बड़ी बात है, आदमी ने कहा था। टोंग जियान ने सिर हिलाया। बेशक, वो लैंडर समूह का नाम जानता था। ये दुनिया की मशहूर कंपनी है। जब वो किंगडाओ प्रांत में बस गए तो उन्होंने एक वाइन पार्टी भी आयोजित की। उनके पिता उन्हें पार्टी में ले गए और इसमें लैंडर समूह के साथ तियानजियाओ समूह के लिए इस समस्या को इतनी आसानी से हल करना इतना आसान नहीं है। जाहिर तौर पर दूसरी पार्टी तैयार है। टोंग जियान थोड़ा पीछे हट गया है। अगर वो मदद करना भी चाहे तो भी कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार दूसरा पक्ष एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यहाँ तक कि उसके पिता को भी दूसरे पक्ष का सामना करते समय सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा वो सुयुमो की खातिर उन बड़े लोगों को नाराज नहीं करना चाहता और उसके पिता उसे दूसरे पक्ष के खिलाफ जाने नहीं देंगे। इसके अलावा भले ही वो वास्तव में मदद कर सकता है, सुयुमो जरूरी नहीं कि इसकी सराहना करेगा। यह महिला लोगों और जानवरों को हानिरहित तरीके से देखती है, लेकिन उसके दिल में उसके अपने विचार हैं, अन्यथा वो इतने लंबे समय तक पराजित नहीं होती। इसलिए इन विचारों के साथ टोंग जियान ने मदद करने के विचार को समाप्त कर दिया है और यहाँ तक कि यह मामला भी अब इसमें शामिल नहीं है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 41 जेंगजो विश्व। जोगजू दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ मार्शल आर्ट का बोलबाला है। यहाँ हजारों संप्रदाय हैं। शाओलिन, वुडांग और कुनुन सभी मौजूद हैं और इससे भी अधिक वे हैं जो प्रसिद्ध नहीं हैं। आज वो दिन है जब जियो शहर से सैकड़ों मील दूर एक संप्रदाय कियाओ द्वार शिष्यों के स्वागत के लिए खोला जाता है। इसलिए बहुत से लोग सुबह कियाओ गेट पर नहीं जाते हैं। हालांकि कियाओ गेट अच्छा लगता है, यह जियो शहर के 4 संप्रदायों में से केवल एक है और पूरे तियानजो देश में जियो शहर का अस्तित्व नगण्य है। इसकी गिनती बड़े शहर में भी नहीं होती। तियानजो देश में शहर का पैमाना जियो शहर से बड़ा है और उन बड़े शहरों के आसपास विभिन्न संप्रदाय हैं। और तियानजो जोगजो दुनिया का एक साधारण देश है। पूरे जोगजू विश्व में छोटे बड़े सैकड़ों देश हैं। विश्व का क्षेत्रफल पृथ्वी से भी बड़ा है और प्रत्येक देश में अनेक विद्यालय हैं। इससे पता चलता है कि मार्शल आर्ट दुनिया में कितना लोकप्रिय है। हालांकि कियाओ गेट पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध ब्रांड नहीं है, यहाँ तक कि तियानजो देश में भी यह जियोचेंग के आसपास अभी भी प्रसिद्ध है। आखिरकार ये भी यहाँ के 4 स्कूलों में से एक है, इसलिए आज कई लोग मार्शल आर्ट की खोज में कियाओ गेट पर जाते हैं। कियाओ गेट ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। अपेक्षाकृत समतल पहाड़ी रास्ते पर इस समय बहुत से लोग चढ़ गए हैं और उनमें से अधिकतर युवा है। भाई ली, क्या आप यहाँ हैं? आधी पहाड़ी सड़क पर सिर पर चौकोर दुपट्टा बांधे एक व्यक्ति ने जब अपने सामने एक परिचित व्यक्ति को देखा तो चिल्लाया।
वो आदमी देखने लगा, लेकिन उसके पास एक लिंक भी था। फिर उसने कहा, भाई लियू वही नहीं है? फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हंसे। फिर वे एक साथ ऊपर चढ़ गए। ये चढ़ाई पथ भी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। एक दूसरे को जानना दिलचस्प है। ये दोनों जियो शहर के रहने वाले हैं। वे पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उन दोनों पर मार्शल आर्ट का जुनून सवार है। इसलिए जब जियो शहर के 4 संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करेंगे तो वे वहां जाएंगे, केवल इसलिए कि उनकी योग्यता इतनी ऊंची नहीं है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है। हालांकि उनमें से 2 को प्रवेश नहीं दिया गया है। लोगों ने कभी हार नहीं मानी है और दोनों मूल्यांकन में कई बार मिले हैं, इसलिए एक आना और 2 जाना। ये भी जाने। भाई ली इस बार निश्चित है। लियो उपनाम वाले युवक ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए अपने आसपास के लोगों से पूछा। मुझे यकीन है कि कुछ है। पिछली बार जब मैं बाहर हो गया था तब से मैं घर पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं पहले से बेहतर हूँ, लियो उपनाम वाले युवक ने कहा। जब लियो उपनाम वाले युवा ने प्रतिष्ठा के बारे में सुना तो दूसरा पक्ष वास्तव में खुद से बेहतर था। हालांकि इस समय सांसें भी थोड़ी अव्यवस्थित थी, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं थी और उनके माथे पर ज्यादा पसीना भी नहीं था। तो लियो उपनाम के युवक ने ईर्ष्या करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि भाई ली ने वास्तव में तैयारी की है। काश भाई ली को इस बार वो मिल जाए जो वह चाहता है। उम्मीद है, लेकिन भाई लियो को भी उम्मीद है। हालांकि मैं अक्सर व्यायाम करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा बदलाव आया है। शायद मैं मार्शल आर्ट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हूँ, लियो उपनाम वाले युवक ने निराशा में कहा। हतोत्साहित मत होइए भाई लियो, मैंने खबर सुनी। मुझे नहीं पता कि इस बार क्यों हमारे बेटे यूचेंग के 4 संप्रदायों को अपनी भर्ती का विस्तार करना होगा। शिष्यों की संख्या पहले से कहीं अधिक है और स्थितियां होंगी अपेक्षाकृत निश्चिंत रहें। इसलिए इस बार हम दोनों को उम्मीद है। इसके अलावा भले ही यह यहाँ संभव न हो, अन्य 3 संप्रदाय जल्द ही लोगों की भर्ती कर सकते हैं, लियो उपनाम वाले युवक ने कहा। वास्तव में लियो की आंखों में आशा की किरण है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इतने वर्षों की दृढ़ता के बाद वो कैसे हार मान सकते हैं? इसके अलावा अगर उसने ऐसा किया होता तो वो आज यहाँ नहीं होता। प्रकृति सत्य है, ली ने निश्चित रूप से कहा। ठीक है, चलो जल्दी करो। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम दोनों पास हो जाएंगे। भविष्य में तुम्हारे भाई भी वही बड़े भाई होंगे, लियो उपनाम वाले युवक ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ये है। इसके बाद वे एक साथ ऊपर चढ़ गए। रास्ते में कई लोग इतने थक गए कि आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गए। पहाड़ी रास्ते पर कियाओ संप्रदाय के कुछ शिष्य चारों ओर देखते रहे। एक तो दुर्घटनाओं को रोकना था। आखिरकार यहाँ एक जगह थी जो अभी भी खतरनाक थी। दूसरा स्वाभाविक रूप से लोगों का निरीक्षण कर रहा था। योग्यता के अलावा इस मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए शारीरिक फिटनेस की भी आवश्यकता होती है और ताकत की भी आवश्यकता होती है। यदि ये बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती तो वे इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जब लियो और ली शिखर चौक पर पहुंचे तो यहाँ पहले से ही कई लोग मौजूद थे और उनमें से उन्हें कुछ परिचित चेहरे भी मिले। ये लोग भी रेत में अनुभवी थे और उन्होंने उन दोनों की तरह विभिन्न संप्रदायों की कई परीक्षाएं की थी। ये देखकर कि बहुत सारे लोग हैं और अभी भी बहुत सारे लोग पीछे से आ रहे हैं, उपनाम लियो का युवा थोड़ा भ्रमित है। हालांकि इस समय स्वाभाविक रूप से वो इसे नहीं दिखा सकता क्योंकि मूल्यांकन हर जगह है, लेकिन चारों ओर कियाओ संप्रदाय के कई शिष्य हैं, वो इसे बुरी तरह से नहीं दिखा सकता है। कियाओ गेट के ग्रैंड हॉल के गेट पर कई युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग खड़े हैं। चौक में अधिक से अधिक लोगों को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिख रही है। वे हर साल ऐसे दृश्य देख सकते हैं, लेकिन जियो शहर इतना बड़ा है और वहाँ 4 संप्रदाय हैं, इतने सारे योग्य लोग हैं जिन्हें विभिन्न संप्रदायों ने लूट लिया है। उसके बाद लोगों की संख्या ज्यादा नहीं रही है, इसलिए हर साल वे काफी संतुष्ट उम्मीदवारों की भर्ती कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। ये देखकर कि उनमें कई जाने पहचाने चेहरे हैं, कई लोगों के चेहरे और भी गंभीर हैं। जाहिर है कि इनमें से कई लोग पहली बार नहीं बल्कि 1 से अधिक बार आए हैं और निर्वाचित नहीं हुए हैं, जो उनकी योग्यता को दर्शाता है। हेडमास्टर, क्या आप सचमुच आज भर्तियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं? इन लोगों की योग्यताएं। इस समय किनारे पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बीच में खड़े व्यक्ति से कहा। जाहिर है उसने इन्हें महत्व नहीं दिया। लोगों की योग्यताएं बहुत अधिक होती हैं और अगर उनमें योग्यताएं नहीं होंगी तो वे पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें बस अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन सफलता की संभावना कम है। बीच वाला बूढ़ा 50 या 60 साल का लग रहा है और उसके बाल आधे सफेद हैं। हालांकि उनकी भावना बहुत अच्छी है। उनका चेहरा सुर्ख है और उनके चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां नहीं है। उसने नीचे लोगों की ओर देखा, धीरे से आह भरी और कहा, आपको खबर पता है ना? बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 42 वरिष्ठ भाई। नेता की बातें सुनकर कई लोगों के चेहरे भी बदल गए। उनके चेहरे चिंताग्रस्त थे। जो आदमी पहले बोल रहा था उसने गहरी आह भरी। वो चिंतित था और नीचे लोगों की ओर आशा से देख रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि वे कुछ बदल सकते हैं। जब निर्धारित समय आएगा तो परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा और लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि हालांकि परीक्षण लगभग पहले जैसा ही है, लेकिन कठिनाई बहुत कम हो गई है। अधिकांश लोग आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। इस समय लियो उपनाम वाले युवक ने भी लियो उपनाम वाले युवक की बातों पर विश्वास कर लिया। इस बार भर्ती की शर्तों में वाकई ढील दी गई। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों अब उन दोनों ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और संप्रदाय में प्रवेश कर लिया है। बस काफी है, अब से वे एक बुलिंग व्यक्ति होंगे। भाई ली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस बार सचमुच पास हो जाएंगे। जब मूल्यांकन की अध्यक्षता करने वाले बुजुर्ग ने परिणामों की घोषणा की तो लियो और ली सभी मूल्यांकन में शामिल थे। हालांकि उन्हें पता था कि वे पहले ही मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो चुके हैं, फिर भी जब बड़े ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की तो वे बहुत खुश थे। हाँ, इस बार आखिरकार यह हो ही गया। ली की जवानी भी भावनाओं से भरी है। आखिरकार वो दूसरे पक्ष जैसा ही है और उसने कई परीक्षाओं में भाग लिया है। इस बार कारण चाहे जो भी हो वो अंततः अंदर आ सकता है। स्वाभाविक रूप से वो भी भावनाओं से भरा हुआ है। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत है, हम केवल संप्रदाय में हैं।
हम भविष्य में क्या हासिल कर सकते हैं ये भविष्य में हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। हम दोनों कई परीक्षाओं के बाद आए हैं और हमारी योग्यताएं सामान्य हैं, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है भविष्य में दूसरों की तुलना में अधिक कठिन अभ्यास करें। ली उपनाम वाले युवा की आंखों पर करंट अफेयर्स की पट्टी नहीं बंधी थी। वो अपनी स्थिति को अच्छी तरह जानता था। भाई ली ने बिल्कुल सही कहा। ली के सुझाव के बाद लियो की जवानी भी जाग उठी। फिर शिष्यों द्वारा कई चुने हुए लोगों को हॉल में लाया गया। वहां वे प्रधानाध्यापक, बुजुर्गों और संप्रदाय के कई पूर्ववर्तियों से मुलाकात करेंगे। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिनका चयन नहीं हुआ, वे निराश ही लौट सके। भले ही इस बार भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई हो, फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका चयन नहीं हुआ था। आखिरकार यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वे ये भी सीमित करेंगे कि क्याओ संप्रदाय अपने नामांकन का विस्तार करना चाहता है, वरना यहाँ इतने लोग नहीं हैं। इसके अलावा बाकी लोगों की योग्यताएं इतनी कठिन है कि वे बस हार ही मान सकते हैं। इस समय क्याओ गेट के सभी वरिष्ठ सदस्य हॉल में एकत्र हुए हैं। आज शिष्यों की भर्ती का वार्षिक दिन है, इसलिए जब तक वरिष्ठ सदस्य बाहर नहीं हैं, उन सभी को नए शिष्यों पर अपना ध्यान दिखाने के लिए उपस्थित रहना चाहिए। भले ही उन्होंने कई वर्षों तक किसी भी प्रतिभाशाली शिष्यों की भर्ती नहीं की है, फिर भी यह प्रथा नहीं बदली है। सभी लोग, आज से आप हमारे क्याओ संप्रदाय के शिष्य हैं। आज हम सभी एक परिवार में हैं। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही संप्रदाय में एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। जो लोग निजी तौर पर लड़ते हैं, उनसे निपटा जाएगा। गंभीरता से एक बार मिल गया। क्याओ संप्रदाय के नेता मुरोग यूनहे ने कई शिष्यों की ओर देखते हुए जोर से कहा। ये देखकर कि कई शिष्य ईमानदारी से सुन रहे हैं, मुरोग यूनहे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर कहा, अगला, हम आप में से प्रत्येक के लिए एक गुरु की व्यवस्था करेंगे। हालांकि जियांगो में एक कहावत है कि गुरु को दरवाजे में नेतृत्व करने के लिए बुलाया जाता है। आप भविष्य में किस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। व्याख्यान के बाद सभी को एक मास्टर नियुक्त किया गया। बेशक, क्योंकि कई नए शिष्य हैं, प्रत्येक गुरु के लिए केवल एक शिष्य को पढ़ाना असंभव है। यह अवास्तविक है। मालिक की व्यवस्था करके सभी को उनके निवास स्थान पर पहुंचाया गया। आज वे यही रहने वाले हैं। बिना अनुमति के वे यूं ही पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकते। लियो और ली भाग्यशाली हैं, उन्हें एक मास्टर को सौंपा गया है। उसके बाद वे एक साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि निवास में प्रवेश करने के बाद लियो उपनाम वाले युवा का अच्छा मूड गायब हो गया। ओह, मुझे देखने दो कि यह कौन है। ये हमारे बेटे यूचेंग की प्रतिभा लियो मिंगजी नहीं है। क्यों, तुम अंततः परीक्षा में शामिल हो गए। लियो उपनाम वाले युवक को आवास में प्रवेश किए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि नाटक से भरे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। लियो उपनाम वाला एक युवक लियो मिंगजी ने ऊपर देखा और एक परिचित फैंग जिहाओ को देखा, जो जियोचेंग के फैंग परिवार का दूसरा बेटा था। उनके पास पहले एक त्योहार था, लेकिन लियो मिंगजी बचपन से ही बहुत होशियार थे। उन्होंने साहित्यिक प्रतिभा के मामले में जियोचेंग का नाम सुना था। वो लगभग हमउम्र था और नेक इरादों वाला था। फैंग जिहाओ उसे पसंद नहीं करता था। वो अक्सर जानबूझकर लियो मिंगजी को शर्मिंदा करता था, लेकिन लियो मिंगजी के परिवार की स्थिति खराब नहीं है, इसलिए हम फैंग जिहाओ से डरते नहीं हैं। हालांकि दोनों के बीच तुलना अपरिहार्य है। सटीक होने के लिए फैंग जिहाओ अक्सर लियो मिंगजी के साथ तुलना करने की पहल करते हैं। जब तक कोई ऐसा पहलू है जो लियो मिंगजी से आगे है, तो उसे लियो मिंगजी के सामने दिखावा करना होगा। बाद में दोनों ने क्याओ संप्रदाय के मूल्यांकन में एक साथ भाग लिया। हालांकि साहित्यिक प्रतिभा के मामले में लियो मिंगजी ने फैंग जिहाओ को बहुत पीछे छोड़ दिया। हालांकि मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में फैंग जिहाओ ने लियो मिंगजी को पीछे छोड़ दिया। निस्संदेह ये स्पष्ट नहीं है। फैंग जिहाओ ने भी कई बार मूल्यांकन में भाग लिया और पिछले साल ही छोड़ दिया गया था। हालांकि इस तरह से भी वो लियो मिंगजी से बेहतर है, इसलिए अपने परिवार से मिलने और वापस जाने के अवसर का लाभ उठाते हुए वो अक्सर लियो मिंगजी के सामने लियो मिंगजी पर व्यंग्य करते हैं, जिससे लियो मिंगजी बहुत क्रोधित होते हैं और यही कारण है कि वो हमेशा क्याओमेन परीक्षा में भाग लेने पर जोर देते हैं। ये सिर्फ इतना है कि लियो मिंगजी ने यह नहीं सोचा कि वो फैंग जिहाओ के साथ एक शिक्षक थे, इसलिए यहाँ तक कि जिस स्थान पर वो सोते थे वो हमेशा एक साथ था। उनके जैसे साधारण शिष्यों के पास कोई अलग कमरा नहीं है, वे केवल बड़ी दुकान में ही सो सकते हैं। यदि आप कष्ट नहीं उठाना चाहते तो आप किसी भी समय जा सकते हैं, केवल तभी जब आपके पास उच्च मार्शल आर्ट या पीढ़ी हो। आपके पास सम्मान दिखाने और अन्य शिष्यों को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग कमरा हो सकता है। फैंग जिहाओ स्पष्ट रूप से अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वो अभी भी यही आराम कर रहा है। फैंग जिहाओ, ये तुम हो? लियो मिंगजी फैंग जिहाओ को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए। आखिरकार वो जानता था कि वो लंबे समय से यहाँ था। जिस बात पर उसे आश्चर्य हुआ वो ये थी कि वे वास्तव में एक गुरु थे। ये सचमुच अद्भुत था। बेशक यह मैं हूँ। क्या अब आपको मुझे वरिष्ठ भाई कहना चाहिए? फैंग जिहाओ ने लियो मिंगजी को उत्साह से देखा। हालांकि लियो मिंगजी दूसरे पक्ष के दबाव में बड़े मार्शल भाई कहलाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन वो जानते थे कि फैंग जिहाओ गलत नहीं थे। हालांकि वे लगभग एक ही उम्र के थे। दूसरा पक्ष उससे एक साल पहले आया था और दूसरा पक्ष वास्तव में उसका बड़ा मार्शल भाई था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 43 दोष ढूंढना। जब लियो मिंगजी दुविधा में थे तो उनके बगल में लियो उपनाम वाला युवक अचानक आया और बोला, भाई लियो, यह आपका दोस्त है? भाई ली को देखने के लिए धन्यवाद, लियो मिंगजी ने कहा। दोस्त नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। यह आदमी कौन है? फैंग जिहाओ ने कुछ असंतोष के साथ कहा कि वो लियो मिंगजी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आकर उसे रोकेगा। हालांकि उन्होंने सोचा कि भविष्य में वे एक ही परिवार होंगे और उनका मूड भी बेहतर होगा। मेरा नाम ली डेयू है। भाई ली यानी ली डेयू ने कहा कि इस समय लियो मिंगजी ने जिहाओ का नाम भी कहा, लेकिन उन्होंने दोनों के बीच की नाराजगी का जिक्र नहीं किया। आखिरकार पार्टी के लिए यहाँ रहना असुविधाजनक है। ठीक है, आप सभी यहाँ नए हैं, आप सभी बाद में यहाँ रहेंगे। क्या बात है? आप नए लोगों को मेहनती होना चाहिए।
इसके अलावा जब आप अपने बड़े मार्शल भाई से मिलते हैं तो आपको नमस्ते कहने की पहल करनी चाहिए, है ना? क्या यह उतना विनम्र नहीं है? कहा कि इस फैंग जिहाओ ने विशेष रूप से लियू मिंगजी और ली देयू को भी देखा। जाहिर तौर पर इसका कुछ मतलब था। हालांकि वे विचलित नहीं हुए, आते ही उन्हें डांटा गया, लेकिन जब उन्होंने दूसरे पक्ष की पहचान पड़ी तो उनका खंडन करना आसान नहीं था। लियू मिंगजी और ली देयू एक दूसरे को देखते हैं और जानते हैं कि भविष्य में उनका जीवन इतना आरामदायक नहीं होगा। फैंग जिहाओ ने संतोष से सिर हिलाया जब उसने देखा कि किसी ने उसका खंडन नहीं किया। ये भावना काफी समय से चली आ रही थी। जब वो ज्यूचेंग में थे तो पारिवारिक रिश्ते के कारण उनके साथ हर जगह मुस्कुराते चेहरे थे। हालांकि लियू मिंगजी जैसे लोग थे जो उसके साथ व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन हर दिन उसकी चापलूसी करने वाले अधिक लोग थे। हालांकि जब वो कियाओ गेट पर आया तो सब कुछ बदल गया। वो शुरुआत में ही आने में सक्षम था और वो सिर्फ सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति था, इसलिए वो उन मार्शल भाइयों की तुलना में बहुत धीमा था जो अपने कुंग फू का अभ्यास करने के लिए एक साथ आए थे। लेकिन यहाँ अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं है कि आप दुनिया में क्या है, ये सभी शक्ति पर आधारित है। उसकी ताकत अच्छी नहीं है। बेशक चेनग्रेन की कोई पूजा नहीं है, यहाँ तक कि कई बार उसे नीची दृष्टि से देखा जाएगा। हालांकि अगर आज नए लोग आ रहे हैं तो बात वैसी नहीं है। मैं इन लोगों का बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई की हवा निकालना ठीक है। इस तरह की बातों के कारण संप्रदाय के बुजुर्ग उसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, खासकर लियू मिंगजी जो पहले भी मेरे साथ लड़ते रहे हैं, जिससे फैंग जिहाओ अधिक संतुष्ट है। प्रशिक्षण के बाद फैंग जिहाओ चले गए। लंबे समय से दरवाजे पर बैठे इन लोगों को हर दिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की जरूरत है, लेकिन इन नए लोगों को आज इनका उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आज वे अपने घरों को व्यवस्थित कर रहे हैं और पर्यावरण के अनुरूप ढल रहे हैं। सभी अभ्यास कल से शुरू हो जाने चाहिए। भाई ली, अभी जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। हालांकि फैंग जिहाओ भी आपके बारे में सोच रहा होगा। वो लड़का अब हमारा वरिष्ठ भाई है। यह मेरी गलती है कि मैंने भाई ली के लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी की हैं। फैंग जिहाओ के चले जाने के बाद लियू मिंगजी ने ली देयू से माफी मांगी। ये ठीक है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हर कोई एक संप्रदाय है, वो आदमी बहुत दूर नहीं आ सकता। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के नियम बहुत सख्त है। अगर वो बहुत ज्यादा करता है तो बुजुर्ग अंदर आ जाते हैं, संप्रदाय उसकी उपेक्षा नहीं करेगा। ली देयू ने कहा, वैसे ऐसा लगता है कि आप उसके साथ गहरी छुट्टियां मना रहे हैं, क्या बात है? उसके बाद लियू मिंगजी ने अपने और फैंग जिहाओ के बीच त्योहार के बारे में बात की। यह आपस में लड़ने से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि फैंग जिहाओ एक व्यक्ति जो चेहरे को महत्व देता है और जिसका दिमाग छोटा है, स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं सोचता है। फैंग जिहाओ जो मार्शल आर्ट क्षेत्र में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, लियू मिंगजी और ली देयू के बारे में भी सोच रहे हैं। उसके हृदय में शीघ्रता का भाव है। उन्होंने और लियू मिंगजी ने मूल रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं किया। ऐसा लगता है कि ली देयू और लियू मिंगजी एक साथ है। मुझे डर है कि भविष्य में उसे दो लोगों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वो बड़ी संख्या में लोगों से नहीं डरते। उसे इस बात का डर है कि यद्यपि वो पहले 1 वर्ष से यहाँ है, लेकिन उसने मार्शल आर्ट में कोई खास प्रगति नहीं की है। अगर बात की 2 पीढ़ियां लियू मिंगजी और ली देयू अपने से भी तेज मार्शल आर्ट का अभ्यास करेगी तो उनके सामने उनका कोई चेहरा नहीं बचेगा। हालांकि वे उनके वरिष्ठ भाई हैं। हालांकि यह वुलिन संप्रदाय है जिस पर हम ध्यान देते हैं वो व्यक्तिगत ताकत और उच्च शक्ति है। भले ही रैंक अपेक्षाकृत कम हो, यहाँ कोई भी इसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करता। लियू मिंगजी के लिए वो जानता है और बहुत डरता नहीं है। आखिरकार दूसरे पक्ष ने पहले भी उसके साथ परीक्षण में भाग लिया था। नतीजतन वो उनसे 1 साल पहले आ गए, जिसका मतलब है कि लियू मिंगजी की योग्यता उनके जितनी अच्छी भी नहीं हो सकती है। इसलिए उन्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में खुद से ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ली देयू के लिए वो नहीं जानता, यदि दूसरे पक्ष की योग्यता बहुत अधिक है तो उसकी ताकत में बहुत तेजी से सुधार होगा। उस समय उसे दरवाजे के बड़ों की चिंता अवश्य होगी। लियू मिंगजी और वो दोस्त है और उनकी स्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी। उस समय उसके लिए दोबारा मुसीबत खड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है जब वो दूसरा पक्ष देखे तो उसे ये बहुत विनम्र होना पड़ेगा। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, फैंग जिहाओ ने अपने दिल में सोचा और फिर जैसे ही उसकी नजर मुड़ी उसने लियू मिंगजी और ली देयू से छुटकारा पाने का एक तरीका सोचा। हमें ये जानने की जरूरत है कि हालांकि यह एक वुलिन स्कूल है, कियाओ स्कूल हमेशा खुद को एक प्रसिद्ध और सभ्य स्कूल मानता है, इसलिए इसके शिष्यों की नैतिक आवश्यकताएं भी बहुत सख्त है। हम इस पहलू से शुरुआत कर सकते हैं। दोपहर में लियू मिंगजी, ली देयू और अन्य नए लोगों को कियाओमेन का दौरा करने के लिए ले जाया गया, जबकि यहाँ रहने वाले अन्य पुराने लोग लगभग खाना खाने चले गए। इसलिए जब फैंग जिहाओ ध्यान से अपने आवास पर लौटा तो यहाँ कोई नहीं था। फैंग जिहाओ अपने सामान से एक किताब लेता है और किताब के कवर पर 7 ऑब्सीडियन कौशल शब्दों को देखता है। फैंग जिहाओ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दे रही है। मुझे दोष मत दो, लियू मिंगजी के इतने करीब होने के लिए तुम्हें दोष दो, फैंग जिहाओ ने खुद से कहा और फिर इस 7 ऑब्सीडियन अजय कौशल को ली देयू के बिस्तर पर छिपा दिया। ली देयू के बिस्तर की ओर देखते हुए फैंग जिहाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर खुशी से चला गया। फैंग जिहाओ का कियाओ अजय कौशल बिल्कुल आंतरिक कौशल है जिसका अभ्यास कियाओ संप्रदाय के सभी शिष्य करते हैं। हालांकि इसका अभ्यास करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पहला वर्ष जब नवागंतुक आता है तो मुख्य रूप से नींव का निर्माण करना, लड़ना जारी रखना और शरीर को सहना होता है। कुछ उपलब्धियां हासिल करने और संप्रदाय के बुजुर्गों की मंजूरी मिलने के बाद उन्हें इस कौशल से सम्मानित किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि संप्रदाय के कई लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब तक उन्होंने ये कौशल हासिल नहीं किया है। वे अभी भी मुख्य रूप से विदेशी कौशल के आधार पर मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं और वे आंतरिक शक्ति का अभ्यास नहीं करते हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 44 ऑब्सीडियन अजय कौशल। फैंग जिहाओ की बुद्धिमत्ता और योग्यता के साथ इस कौशल को प्राप्त करना कठिन था। हालांकि उन्होंने अपने प्रभारी बड़े के सामने प्रदर्शन करने में बहुत प्रयास किया। उसने अपने परिवार से मिले पैसों से बुजुर्ग को देने के लिए बहुत सारी बेहतरीन गोलियां भी खरीदी। ये हुनर उन्हें अभी कुछ दिन पहले ही मिला है।
फैंग जिहाओ ने लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया क्योंकि उन्हें लंबे समय तक अभ्यास नहीं मिला। हालांकि स्कूल में नियम है, जिनको यह नहीं मिलता वे इसका अभ्यास नहीं कर पाते। उन्हें दूसरे लोगों से सीखने की इजाजत नहीं है। दोनों उल्लंघनकर्ताओं को एक साथ दंडित किया जाता है। 3 महीने की पढ़ाई के बाद ये कौशल वापस ले लिया जाएगा। यह इसे खो जाने से बचाने के लिए है। ये सच है, दूसरे शब्दों में ये कौशल कोई शीर्ष स्तरीय कौशल नहीं है। हालांकि इस दुनिया में आम लोगों के पास आंतरिक कौशल हासिल करने का कोई मौका नहीं है। आंतरिक कौशल का अभ्यास करने से न केवल उनकी ताकत में सुधार हो सकता है, बल्कि उनका शरीर भी बदल सकता है और उनकी जीवन शक्ति में वृद्धि हो सकती है। इसलिए बाहर कुछ लोग नहीं हैं जो कौशल हासिल करना चाहते हैं और कियाओ संप्रदाय के शिष्यों को सख्ती से आदेश दिया जाता है, ये कौशल नहीं है, आप इसे अपनी इच्छानुसार पारित कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यदि संप्रदाय के बुजुर्गों को पता होता कि ली डेयू ने फैंग जिहाओ के आंतरिक कौशल को चुरा लिया है और गुप्त रूप से इसका अभ्यास किया है, तो वे क्रोधित होंगे। उसे संप्रदाय से निष्कासित करना असंभव नहीं है। हालांकि फैंग जिहाओ, जो बाहर जाने में गर्व महसूस कर रहा था, उसने ली डेयू की रजाई के नीचे रखे 7 ऑब्सीडियन अजय कौशल को नहीं देखा। प्रकाश की एक चमक के बाद वो गायब हो गया। जल्द ही एक और रंगीन किताब कवर के साथ वहां चुपचाप इंतजार करती हुई दिखाई दी। इस दिन बस को निचोड़ना वाकई थका देने वाला है। भीड़ भरी बस से उतरते समय हुआंग फैंग ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, ये बस मूल रूप से एक वातानुकूलित कार थी, लेकिन आज इसमें एयर कंडीशनर टूट गया है और इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसलिए जब हुआंग फैंग ऊपर से नीचे आया, वो पहले से ही पसीने से लथपथ था। घर वापस आकर हुआंग फैंग को अपने पसीने की परवाह नहीं है। पहली बात अभी भी स्टोरेज बॉक्स की जांच करना है, और इस बार स्टोरेज बॉक्स ने आखिरकार उसे निराश नहीं किया। कियाओ अजय कौशल जोगजू की दुनिया में कियाओ संप्रदाय का बुनियादी आंतरिक कौशल कियाओ संप्रदाय के संस्थापक किंग युनजी द्वारा बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप चरम पर अभ्यास करते हैं तो आप अपने जीवन को लंबा खींच सकते हैं और शीर्ष आंतरिक कौशल को कभी नहीं खो सकते हैं कौशल, लेकिन कोई भी चरम सीमा तक अभ्यास नहीं कर सकता। बुनियादी आंतरिक मानसिक कौशल। हुआंग फैंग को सुखद आश्चर्य हुआ। वो यहाँ उस चीज के लिए आया था जिसकी उसके पास वास्तव में कमी थी। इससे पहले कि वो बहुत कमजोर हो, क्या वो अपने कौशल को मजबूत करने की प्रवृत्ति हासिल करना चाहता था? हालांकि जादू कौशल अच्छा है, अब वो जिस चीज में महारत हासिल कर सकता है वो प्राथमिक जादू है, जो शक्तिशाली नहीं है। दूसरी ओर, भले ही वो हर दिन ध्यान करता हो, इससे उसे अपनी शारीरिक गुणवत्ता में सुधार करने में मदद नहीं मिलती है। उन उपन्यासों के अनुसार जादूगर का शरीर आमतौर पर बहुत नाजुक होता है। हालांकि उनका आक्रमण मजबूत है, लेकिन उनकी रक्षा बहुत खराब है। हुआंग फैंग, जो केवल बुनियादी जादू में महारत हासिल कर सकते हैं, आक्रमण में मजबूत नहीं है। उनका बचाव आम लोगों से अलग नहीं है। लेकिन आंतरिक मानसिक कौशल वैसा नहीं है। लगभग हर मार्शल आर्ट उपन्यास में आंतरिक मानसिक कौशल का उल्लेख किया गया है, जो मानव शरीर की क्षमता को विकसित कर सकता है, शारीरिक गुणवत्ता को बढ़ा सकता है और आत्म साधना के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। यदि आंतरिक मानसिक कौशल पूर्ण न भी हो सके तो भी यह जीवन को बढ़ाने में लाभकारी है। इसके अलावा कई आंतरिक मानसिक कौशल उपचार में चमत्कारी प्रभाव डालते हैं। भविष्य में हुआंग फैंग अपनी चोट की चिंता किए बिना आंतरिक मानसिक कौशल सीख सकते हैं। अगर वो घायल भी हो जाए तो अस्पताल जाए बिना भी जल्दी ठीक हो सकता है। आंतरिक मानसिक कौशल भी हुआंग फैंग की ताकत को तेजी से बढ़ा सकता है, भले ही वो कोई विशिष्ट चाल नहीं जानता हो। यह एक साधारण मुट्ठी है जो आंतरिक शक्ति से भरी हुई है। मुट्ठी की ताकत आम लोगों को हासिल नहीं होती। बेशक हुआंग फैंग उपन्यास पढ़कर और टीवी देखकर इन आंतरिक कौशल के लाभों को जानते हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि आंतरिक कौशल से ये लाभ हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि वास्तविक दुनिया में ऐसा लगता है कि किसी ने भी आंतरिक कौशल की खेती के बारे में नहीं सुना है। इसलिए हुआंग फैंग खुद निश्चित नहीं है कि उन्होंने किताबों और टीवी पर जो कहा वो सच है। इसके अलावा आंतरिक कौशल विकास में सफलता प्राप्त करने में आमतौर पर लंबा समय लगता है। जैसा कि कई उपन्यासों में बताया गया है, यदि कोई अच्छी योग्यता के साथ आंतरिक कौशल विकास में सफलता हासिल करना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल लगेंगे। बेशक अलग अलग प्रतिभा वाले लोगों को छोड़कर खराब किस्मत वाले लोगों को भी बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि उन्हें विशिष्ट प्रभावकारिता का पता नहीं था और सफलता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। हुआंग फैंग आंतरिक मानसिक कौशल पाकर बहुत खुश थे। हुआंग फैंग को जो बात अधिक खुश करती है वो ये है कि इस कौशल में पात्र लगभग चीनी पात्रों के समान है और उनका चित्रण भी किया गया है। प्रत्येक चित्र में संबंधित पात्रों का एक विशिष्ट विवरण होता है और हुआंग फैंग को उन्हें स्वयं अनुमान लगाने और समझने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे उनकी परिचितता और अभ्यास में काफी तेजी आती है। हुआंग फैंग को यह नहीं पता था कि हालांकि कियाओ गेट में आंतरिक मानसिक कौशल को सख्ती से प्रबंधित किया जाता है, ये कियाओ गेट के शिष्यों के लिए एक बुनियादी कौशल है जिनके पास अभ्यास करने की कोई आंतरिक शक्ति नहीं है और हर किसी की शब्दों की समझ अलग हो सकती है। ऐसे में इसका असर खेती की गति पर पड़ेगा। इसलिए कियाओ गेट लाइन में प्रवेश करने के प्रत्येक कौशल पर चित्रों से सुसज्जित होगा। वास्तव में ये केवल कियाओ संप्रदाय ही नहीं है जो ऐसा करता है। अन्य संप्रदायों में आमतौर पर बुनियादी कौशल और चाल लिपि पर चित्र होते हैं। उन्हें इन बुनियादी कौशलों को समझने के लिए अपने स्वयं के शिष्यों का समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस अपने पूर्ववर्तियों के अनुभव और समझ के अनुसार अभ्यास करने की आवश्यकता है। हालांकि वे उन्नत कौशल और चालें आमतौर पर केवल चित्रों के बिना शब्द हैं, क्योंकि जितने अधिक उन्नत कौशल और गुप्त स्क्रिप्ट हैं वे उतने ही अधिक गहन हैं। हर किसी की अपनी अपनी समझ होगी और अलग अलग समझ से अलग अलग परिणाम मिलेंगे। कुछ लोग गलती की स्थिति में गुप्त लिपि से भी अधिक शक्तिशाली साधना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति दुर्लभ है। हुआंग फैंग, जिसे आंतरिक मानसिक कौशल मिला, वो कुछ समय के लिए खाना बनाना और स्नान करना भूल गया। इसके बजाय उन्होंने सीधे कौशल स्क्रिप्ट ली, अपने बिस्तर पर बैठे और इसके विपरीत अभ्यास करने के लिए तैयार हुए। हुआंग फैंग ने जल्द ही पाया कि बैठने की मुद्रा में आंतरिक मानसिक कौशल का विकास लगभग ध्यान के समान ही है, जिसके लिए शरीर को सीधे बैठने की आवश्यकता होती है। अपने शरीर को सबसे आरामदायक स्थिति में बनाने का प्रयास करें और सांस लेने की भी निरंतर आवश्यकता होती है और लंबा
क्योंकि कई समान स्थान हैं, हुआंग फेंग ने जल्दी से आंतरिक कौशल विकसित करने की बैठने की विधि को अपनाया और साधना की स्थिति में प्रवेश किया। जल्द ही हुआंग फेंग को महसूस हुआ कि उनका शरीर थोड़ा गर्म था और एक बार फिर उनके शरीर में हल्की सांस आई, जो प्रारंभिक आंतरिक शक्ति थी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 45 एकीकरण। शुरुआत में उत्पन्न आंतरिक बल बहुत कमजोर होता है, लेकिन ये बालों की तरह पतला होता है। यह मध्याह्न रेखाओं में धीरे धीरे चलती है। हुआंग फेंग आंतरिक बल को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करता है। 7 ऑब्सीडियन अजेय कौशल के मार्ग के अनुसार वो उन्हें पूरे शरीर में तैरने के लिए नियंत्रित करता है और अंत में डेंटेन में परिवर्तित हो जाता है। जब हुआंग फेंग ने एक सांस ली और रविवार के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को चलाया, तो रंग बिरंगी रोशनी वाली गेंद जो डेंटेन में शांत थी, अचानक धीरे धीरे घूम गई, जबकि डेंटेन में डूबी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे उस पर झुक गई, उसे घेर लिया। धीरे धीरे दोनों एकीकृत हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? हुआंग फेंग ने अपने शरीर में रंगीन रोशनी की गेंद को देखा। उसे स्थिति समझ में नहीं आई। एक जादू का अभ्यास करके बनाई गई हल्की गेंद थी, दूसरी आंतरिक कौशल का अभ्यास करके प्राप्त की गई आंतरिक शक्ति थी। दोनों स्पष्टतः भिन्न थे। एक था पश्चिमी जादू, दूसरा था पूर्वी आंतरिक कौशल। दोनों को डेंटेन में कैसे एकीकृत किया जा सकता है? मूल रूप से हुआंग फेंग चिंतित थे कि दोनों लड़ेंगे और अपने डेंटेन में अपने पदों पर कब्जा कर लेंगे। आखिरकार वे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दोनों न केवल एक दूसरे से लड़ेंगे, बल्कि आसानी से एक में एकीकृत हो जाएंगे, जिससे हुआंग फेंग कुछ समय के लिए स्वीकार करने में असमर्थ हो गए। हालांकि ये स्पष्ट है कि कोई भी हुआंग फेंग को उत्तर नहीं दे सकता है। इस दुनिया में कोई जादू नहीं है। आंतरिक कौशल है या नहीं, हुआंग फेंग निश्चित नहीं है। हालांकि जो व्यक्ति एक ही समय में दोनों की खेती करता है, उसके अलावा इसका निश्चित रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसकी पहेलियों को सुझाने वाला कोई नहीं है। हुआंग फेंग ने अपनी आंतरिक शक्ति को चलाना बंद कर दिया। खड़े होकर अपने शरीर को महसूस किया। उन्होंने पाया कि सब कुछ सामान्य था और कोई असुविधा नहीं थी। उसे राहत मिली। जब तक उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसे दोनों की अनुकूलता की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि क्योंकि दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, हुआंग फेंग बहुत खुश थे। हुआंग फेंग को यह नहीं पता था कि 7 ऑब्सीडियन अजेय कौशल मूल रूप से खेती के 5 तत्वों की शक्ति थी। 7 ऑब्सीडियन में मूल रूप से सूर्य, चंद्रमा, सोना, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी शामिल थे। हुआंग फेंग के ध्यान से पहले प्राप्त जादुई तत्वों में 5 तत्वों की शक्ति भी शामिल थी और अन्य तत्वों में गड़गड़ाहट, बर्फ, प्रकाश, अंधेरा आदि शामिल थे। चूंकि अधिकांश ऊर्जा एक ही थी, दोनों तत्व एक ही थे, इसलिए एक प्राकृतिक संबंध है। हालांकि हुआंग फेंग ने गलती से इन 2 कुंग फू कौशल को विकसित कर लिया है, जो दोनों उसके शरीर में मौजूद हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ संगत हैं। एक ही तत्व की ऊर्जा को एकीकृत किया जाता है और विभिन्न ऊर्जा को बाहर नहीं किया जाता है, जिसे भी शामिल किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि हुआंग फेंग के शरीर में फोटोस्फीयर अब एक हौच पौच है, जिसमें कई तत्व शामिल हैं। इस कारण से भी कि वे संगत हैं, फोटोस्फीयर में अन्य ऊर्जाओं के साथ संगत होने की क्षमता है। फिलहाल ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। जब हुआंग फेंग अन्य तत्वों या ऊर्जा की खेती करते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होगा। क्योंकि वे संगत हैं, चाहे हुआंग फेंग ध्यान कर रहे हो या अपनी आंतरिक शक्ति की खेती कर रहे हो, वो उस प्रकाश गेंद की ऊर्जा को बढ़ाएंगे और उनके शरीर में संग्रहित आंतरिक शक्ति या जादुई शक्ति बढ़ती रहेगी। साथ ही दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह पूरक होती हैं। मूल रूप से हुआंग फेंग, जो केवल जादू की खेती करते हैं, में उच्च शारीरिक गुणवत्ता नहीं है, जो एक सामान्य व्यक्ति के समान है। हालांकि आंतरिक शक्ति विकसित करने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत, तेज और हल्का हो जाएगा। यदि वो केवल आंतरिक शक्ति की खेती करता है, तो हुआंग फेंग थोड़े समय में मजबूत हो जाएगा। विनाशकारी शक्ति सीमित है। आखिरकार ये केवल बुनियादी कौशल है। हालांकि जादू का अस्तित्व इसकी भरपाई करेगा और उसकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ाएगा। फायदा केवल इतना ही नहीं है, उसके बाद हुआंग फेंग प्रकाश गेंद से ऊर्जा खींचता है, चाहे वो जादू या आंतरिक शक्ति का उपयोग करता हो। एक बार जब ऊर्जा का उपभोग हो जाता है, चाहे वो जादुई आत्म पुनर्प्राप्ति हो या आंतरिक शक्ति आत्म पुनर्प्राप्ति, इसे एक साथ पूरा किया जाएगा। इस तरह उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता बहुत मजबूत होगी और युद्ध सहन शक्ति उसी चरण के लोगों की तुलना में कहीं अधिक होगी। निस्संदेह यह वास्तविक दुनिया है। यह अनुमान लगाया गया है कि हुआंग फेंग के पास सभी वास्तविक कौशल हासिल करने के बहुत अधिक अवसर नहीं होंगे। हालांकि शायद इस दुनिया में अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं। यह महसूस करने के बाद कि उसका शरीर अलग नहीं है, हुआंग फेंग ने अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना और इसके बारे में अपनी समझ को बढ़ाना जारी रखा। हालांकि हुआंग फेंग जानते हैं कि जब आंतरिक शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो ये शरीर में अपना संचालन लगातार बढ़ाएगी और इसे जानबूझकर ध्यान और अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वृद्धि की गति बहुत तेज नहीं है, ये समय की भी बहुत बचत करती है। 2 घंटे बाद हुआंग फेंग ने अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में ऊर्जा काफी बढ़ गई है। उसने अपनी कलाई हिलाई और अधिक लचीला महसूस किया। हुआंग फेंग बिस्तर से बाहर निकला और कमरे की एकमात्र मेज पर गया। उसने क्यूई और आंतरिक शक्ति को अपनी दाहिनी हथेली में डाला। फिर उसने मेज की तस्वीर ली। इस ताली का नतीजा ये हुआ कि हुआंग फेंग का अगला कदम खाने के लिए जमीन पर बैठना है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताली से मेज सीधे बीच से टूट गई, यानी कि वो टूट गई, चटकी नहीं। ये देखा जा सकता है कि उसकी ताली की शक्ति इतनी महान है और यह अभी भी है कि उसने अपनी आंतरिक शक्ति का विकास किया है। यदि यह लंबा समय नहीं है, तो ये केवल मजबूत होगा। यदि कियाओ संप्रदाय के अन्य शिष्य जिन्होंने अभी अभी आंतरिक शक्ति की खेती की है, इस हथेली पर ताली बजाने आते हैं, तो वे हुआंग फेंग के प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि हुआंग फेंग ने अभी कुछ समय के लिए आंतरिक शक्ति की खेती की है। उन्होंने जो आंतरिक शक्ति विकसित की है और उनके शरीर में जादू है, उसे एक नई ऊर्जा गेंद बनाने के लिए मिश्रित किया गया है। इस ऊर्जा गेंद की शक्ति पिछली स्थिति की तुलना में अधिक मजबूत है, जहां जादू या आंतरिक शक्ति अकेले मौजूद है। इसलिए हुआंग फेंग की शक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत है।
ठीक है, मुझे पता था कि मैंने अभी प्रयोगों के लिए इस तालिका का उपयोग नहीं किया है। हुआंग फैंग मेज पर बैठ गया और मन ही मन सोचा, यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि उसने पहले शक्ति के बारे में नहीं सोचा था। अगर उसने इसे किसी पर थप्पड़ मारा तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही उसकी मृत्यु न हो। हालांकि अब दुनिया एक कानूनी समाज है। हुआंग फैंग निश्चित रूप से अपनी आंतरिक शक्ति का इच्छानुसार उपयोग करने से डरते हैं, अन्यथा यदि मनुष्य का जीवन है तो वो स्वयं ही मर जाएगा। उसी समय हुआंग फैंग ने पाया कि भले ही उसने जादू और आंतरिक कौशल सीख लिया हो, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। वो एक साधारण व्यक्ति था, भले ही वो इसमें अच्छा था, फिर भी वो क्या बदल सकता था। मुझे अभी भी कुछ वर्ग मीटर के किराए के मकान में रहना पड़ता है, काम पर जाने के लिए बस से यात्रा करनी पड़ती है। बेहतर होगा कि मुझे कुछ किफायती चीज दी जाए ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं और यहाँ से निकल जाऊं, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि जब वो चीजों को नापसंद करता है और अपने वर्तमान जीवन को नहीं बदल सकता है, तो दूसरे समय और स्थान में ऐसे लोग हैं जो उसके द्वारा प्राप्त 7 ऑब्सीडियन अजय कौशल के बारे में लिख रहे हैं, और यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से फैंग जिहाओ है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 46 रूपन और ढांचा। कियाओ गेट वास्तव में बड़ा है, हमने इतने लंबे समय से खरीदारी पूरी नहीं की है। हाँ, यहाँ का खाना भी स्वादिष्ट है, ये बाहरी दुनिया जितना बुरा नहीं है। क्या आपने अभी पीछे की पहाड़ी पर छोटी सी झील देखी है? मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। जब हम यहाँ के भोजन से थक जाते हैं तो दांत पूजा के लिए भी एक जगह होती है। रात के खाने के बाद कई नए लोग एक के बाद एक अपने आवास पर लौट आए हैं। हालांकि क्योंकि वे एक नई जगह पर हैं और एक ऐसी जगह है जहां वे हमेशा जाना चाहते थे, सभी लोगों का मूड बहुत उत्साहित है। वे पूरे रास्ते जो देखा और सुना है उसके बारे में बात करते रहते हैं और अच्छे मूड में हैं। लियू मिंगजी और ली देयू भी अन्य लोगों के साथ आवास में गए। वे दोनों पहले स्कूल जाने के लिए उन्नत गेट के वरिष्ठ भाइयों का अनुसरण करते थे। उन्हें इस जगह की सामान्य समझ है। वे इस बात से भी बहुत उत्साहित हैं कि भविष्य में वे यहाँ मार्शल आर्ट का अभ्यास करेंगे। वे कल जल्दी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वे खुशी से चर्चा कर रहे थे, फैंग जिहाओ और उन्नत द्वार से अन्य वरिष्ठ भाई वापस आ गए। उन्होंने जल्दी से अपना काम निपटाया और नम्रता से पुकारा, बड़े भाई। यहाँ तक कि ली देयू और लियू मिंगजी भी वही थे। नियमों में गुरु का आदर और सम्मान स्पष्ट रूप से लिखा था और वे स्वाभाविक रूप से उनका उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे। फैंग जिहाओ इस बार परेशानी देखने के लिए नहीं आए, जैसे वो 2 लोगों को नहीं जानते थे। वो अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ बात कर रहा था और हंस रहा था, और वो अपने बिस्तर पर चला गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गलती ढूंढना चाहते हो। इससे लियू मिंगजी और ली देयू को गुप्त रूप से राहत महसूस हुई। आखिर एक दूसरे की पहचान उनसे ज्यादा थी। यदि वे वास्तव में उन्हें सबक सिखाने का मौका ढूंढना चाहते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वे जो कर सकते हैं वह है अपनी खेती में तेजी लाना और जितनी जल्दी हो सके फैंग जिहाओ से आगे निकलने की कोशिश करना। उस मामले में भले ही दूसरा पक्ष उनका वरिष्ठ भाई हो, वो जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं करता। फैंग जिहाओ का दिल छलनी हो गया है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। क्यों? मेरा आंतरिक मानसिक कौशल गायब है। अचानक फैंग जिहाओ, जो वहां चीजों को सुलझा रहा था, ने आवाज लगाई और कमरे में सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ली देयू और लियू मिंगजी और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि उन्हें परेशानी होने वाली है। तुमने इसे कहाँ रखा? फिर से देखो। हाँ, शायद आप भूल गए कि आपने इसे कहाँ रखा है। इसी नाम के कुछ बड़े मार्शल भाई जो आमतौर पर फैंग जिहाओ के साथ चलते हैं, उनके पास आते हैं और मदद मांगते हैं। यह असंभव है। मुझे याद है कि इसे यहीं रखा गया था। सुबह में मैंने अभी भी इसे देखा था। पलक झपकते ही यह कैसे गायब हो सकता है? फैंग जिहाओ ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। क्या तुम्हें यह गलत याद आया? चिंता मत करो, इसे दोबारा ढूंढो। इसे खोया नहीं जा सकता, अन्यथा बड़े को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, पिछली बार मैंने सुना था कि किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने अपना आंतरिक मानसिक कौशल खो दिया है। बाद में मैंने बोर्ड को पीटा और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। दूसरे पक्ष की बातें सुनकर फैंग जिहाओ भी डर गया। हालांकि उसे ये सोचकर राहत मिली कि उसने आंतरिक मानसिक कौशल को ली देयू की रजाई के नीचे रख दिया है। यहाँ कोई और नहीं था और इसे खोना असंभव था। चौंकिए मत, इसे देखिए और देखिए कि किसी को इसकी परवाह तो नहीं है, एक बड़े भाई ने देखने वाले नए लोगों से कहा। नए लोग स्वाभाविक रूप से उपेक्षा नहीं करने की हिम्मत करते हैं, बल्कि यहाँ बिस्तर पर एक एक करके मदद करने के लिए भी आते हैं, लेकिन लंबे समय तक कुछ नहीं मिला। फैंग जिहाओ अपना बिस्तर ढूंढने की जल्दी में होने का नाटक करता है और ली देयू की स्थिति पर ध्यान देता है। हालांकि जब वो दूसरे पक्ष को फिर से खोजते हुए देखता है तो कुछ भी असामान्य नहीं होता है। अचानक वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है। कहावत के अनुसार उस आंतरिक मानसिक कौशल को दूसरे पक्ष की रजाई के नीचे रखा जाता है, जो बहुत छिपा हुआ नहीं होता है। दूसरे पक्ष ने अब रजाई खोल दी है, जिससे अब कोई रास्ता नहीं है कि मैं बाल न कटवा सकूं। हालांकि सामान्य चेहरे के साथ ली देयू को देखकर ये स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है कि उसे कुछ मिला है, इसलिए फैंग जिहाओ, जो अधिक से अधिक परेशान है, को लगता है कि वह अब और प्रदर्शन नहीं कर सकता है और अब वह एक दूसरे को पूरी तरह से बेनकाब कर सकता है। फैंग जिहाओ ने लियू मिंगजी और ली देयू की ओर इशारा किया और कहा, यह आप है। आपने अवश्य ही मेरे आंतरिक मानसिक कौशल को छुपाया होगा। लियू मिंगजी और ली देयू दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष सीधे तौर पर उनकी पहचान कर लेगा। तब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें पता चला कि फैंग जिहाओ जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहा था। लियू मिंगजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग जिहाओ की ओर देखा और कहा, खून मत बहाओ, सबूत के साथ बोलो। आप किस आंख से देखते हैं कि हम आपके आंतरिक मानसिक कौशल को देखते हैं? जिहाओ, क्या हो रहा है? इस समय उनके बगल में एक थोड़े अधिक उम्र के व्यक्ति ने टकराव के दोनों पक्षों पर भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बड़े मार्शल भाई म्यू, उसका नाम लियू मिंगजी है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले हम एक दूसरे को जानते थे। पहले एक त्योहार था, जब मैंने उसे देखा तो मैं खुद को उससे अधिक उन्नत बनाना चाहता था। वो उसका बड़ा था मार्शल भाई की पहचान को हवा देने और उसे चलाने के लिए। हालांकि मेरे पास वास्तव में कोई अन्य विचार नहीं था।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे प्रति द्वेष रखता है और मेरे आंतरिक मानसिक कौशल को चुरा लेता है। वे एक दूसरे को जानते हैं, पहले उन्होंने मिलकर मेरा कुंग फू चुराया होगा। फैन जिहाओ गुस्से में ली डेयू और लियू मिंगजी की ओर इशारा करते हैं और उस व्यक्ति को समझाते हैं जिसने अभी अभी कहा था कि बड़े मार्शल भाई म्यू माउंटेन गेट में उनसे अधिक उन्नत है और उनकी उपलब्धियां भी हैं सभी भाइयों में सर्वोच्च, इसलिए वो सामान्य समय में बहुत प्रतिष्ठित होता है। फैन जिहाओ ये कहने में काफी चतुर है कि वो एक दूसरे की परेशानियों का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति है। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ हवा बना रहा है। हालांकि इस तरह लियू मिंगजी और ली डेयू के पास अपराध करने का मकसद होगा। इसके अलावा शुरुआत में उन्होंने ये भी कहा कि लियू मिंगजी ने उनके आंतरिक मानसिक कौशल को चुरा लिया है। हालांकि यदि अब बाद में उनकी चीजें खोजते हैं तो ये ठीक है कि ली डेयू को एक साथ खोजा गया होगा। आखिरकार उन्होंने कहा है कि वे दोनों एक समूह में हैं, इसलिए ली डेयू पर भी संदेह है। फैन जिहाओ, तुम एक अपमानजनक हो। लियू मिंगजी भी बहुत गुस्से में थे, उसने कुछ भी नहीं किया। ये नए लोग पहले बाहर घूम रहे थे, वे बिल्कुल वापस नहीं आए, वे बस एक साथ आराम करने के लिए वापस आए। मेरे पास आपके आंतरिक मानसिक कौशल को चुराने का समय कैसे हो सकता है? समय क्यों नहीं है? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। दोपहर के भोजन के बाद खाली समय होता है, हो सकता है कि तुम उस समय चुपचाप वापस आ रहे हो। फैन जिहाओ ने जोर से कहा। उस समय लियू मिंगजी को दोषी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनके पास खाली समय था। उस समय वो ली डेयू के साथ था और फैन जिहाओ को ली डेयू पर संदेह था। जाहिर है, भले ही उन्होंने ली डेयू को इसे अपने लिए साबित करने दिया, फैन जिहाओ इस पर विश्वास नहीं करेंगे और अन्य लोग भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 47 पुस्तकें खोजें। क्या मैं समझ गया? और कोई शब्द नहीं? फैन जिहाओ ने गर्व से कहा। यदि आप इसे लेते हैं तो इसे अभी जिहाओ को वापस दे दें, भविष्य में यह आपके पास होगा। अब नींव रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत उपयोगी नहीं है। बड़े मार्शल भाई म्यू ने लियू मिंगजी की ओर देखा और कहा, बड़े मार्शल भाई म्यू, मैंने इसे नहीं लिया। उस समय मैं वापस नहीं आया, लेकिन मैं ली डेयू के साथ पीछे के पहाड़ में घूम रहा था। लियू मिंगजी ने कहा, ठीक है बड़े मार्शल भाई म्यू, हम हर समय बाहर रहते हैं, हम अभी तक वापस नहीं आए। ली डेयू ने भी कहा, आपकी बातें बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, आप पर भी शक है, आप एक समूह है। फैन जिहाओ ने ली डेयू की ओर इशारा किया और जोर से कहा कि ली डेयू उसका लक्ष्य था और स्वाभाविक रूप से वो उसे संदेह से छुटकारा नहीं दिला सकता था। बड़े मार्शल भाई म्यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। मूल रूप से वो चाहते थे कि लियू मिंगजी आंतरिक मानसिक कौशल को बाहर निकालने की पहल करे। उस स्थिति में वो देख सकता था कि दूसरा पक्ष एक नया व्यक्ति था और उससे गलती होने का ये पहला मौका था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह नया शख्स थोड़ा नासमझ है और अब भी उसका मुंह सख्त है। यह सही है, बड़े मार्शल भाई म्यू के दिमाग में ये लियू मिंगजी का आंतरिक मानसिक कौशल था। आखिरकार उसके पास अपराध करने का मकसद और समय था और एकमात्र व्यक्ति जो उसे साबित कर सकता था वो अभी भी उसका दोस्त था, इसलिए लोगों को इस पर विश्वास करने का कोई तरीका नहीं था। बड़े मार्शल भाई म्यू, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं वास्तव में फैन जिहाओ के आंतरिक मानसिक कौशल को नहीं मानता। हालांकि मैंने उसके साथ एक उत्सव मनाया था, लेकिन ये सब अतीत की बात है। मैं यहाँ परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, मैं बस यही चाहता था मार्शल आर्ट का कठिन अभ्यास करने के लिए मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकता हूँ। ये देखकर कि बड़े मार्शल भाई म्यू को उस पर विश्वास नहीं हुआ, लियू मिंगजी ने जल्दी और ईमानदारी से समझाया। बड़े मार्शल भाई म्यू भी डगमगा गए। लियू मिंगजी को इसमें आने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। उसे एक पल के लिए भी फैन जिहाओ की मार्शल आर्ट स्क्रिप्ट नहीं चुरानी चाहिए। आखिरकार अब यह उसके लिए बेकार है। बाद में जब वो इसका उपयोग कर सकेगा, संप्रदाय से उसे भेज देगा। उसे इसे चुराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात करने का कोई कारण नहीं है। बड़े मार्शल भाई म्यू, मुझे लगता है कि उसने इसे चुरा लिया है। क्या उसने नहीं कहा कि उसने इसे चुराया नहीं है? मुझे इसे खोजने दो। अगर मैं इसे नहीं ढूंढ पाता तो मुझे विश्वास है कि यह चोरी नहीं हुआ था उसके द्वारा। फैन जिहाओ ने कहा, खोजो, लेकिन अगर नहीं मिले तो मैं चाहता हूं कि तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगो। लियू मिंगजी छाया से नहीं डरती, खोज करने में फैन जिहाओ से नहीं डरती। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फैन जिहाओ ने कहा कि उन्हें आंतरिक मानसिक कौशल मिलना निश्चित है। आखिरकार यह वही है जिसे उसने छुपाया था। अभी ली डेयू के साथ कुछ भी अलग नहीं था। एक कारण ये हो सकता है कि उन्होंने इसे स्थापित किया हो, दूसरा कारण ये हो सकता है कि खोज करते समय उसे अन्य चीजों द्वारा अवरुद्ध किए जाने की परवाह नहीं थी। वैसे भी ये उसके बिस्तर पर होना चाहिए। ठीक है, आप खोज सकते हैं। ये देखकर कि दोनों पक्ष सहमत थे, बड़े मार्शल भाई म्यू ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने फैन जिहाओ को स्वयं खोज करने के लिए कहा। फैन जिहाओ ने आत्मविश्वास के साथ लियू मिंगजी के बिस्तर की तलाशी ली। हालांकि उसने लियू मिंगजी के बिस्तर की सावधानीपूर्वक तलाशी नहीं ली, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी स्थिति में नहीं था। क्या यह नहीं मिला? मैंने कहा, मैंने आपका मानसिक कौशल नहीं चुराया। अब कृपया माफी मांगे। लियू मिंगजी ने फैन जिहाओ को अपना बिस्तर खाली हाथ छोड़ते हुए देखा और उससे कहा, यह अभी कहा जा सकता है फैन जिहाओ ने खुद को फंसाया। लियू मिंगजी अभी भी बहुत गुस्से में है। यह उनके भाइयों के सामने उनकी छवि को खराब करने के लिए है। बड़े मार्शल भाई म्यू का चेहरा भी बदसूरत है। अभी अभी फैन जिहाओ ने कसम खाई थी कि लियू मिंगजी ने आंतरिक मानसिक कौशल चुरा लिया है, जिससे उसे इस बात पर विश्वास हो गया। अब ऐसा लगता है कि फैन जिहाओ की अपनी इच्छाधारी सोच का अनुमान है। लियू मिंगजी ने इसे बिल्कुल भी नहीं चुराया। चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम और ली डेयू एक साथ हैं, तुमने चीजें स्थानांतरित कर दी होंगी। यदि वे तुम्हारे पास नहीं है तो वे अवश्य होंगी। फैन जिहाओ ने घबराहट के क्षण में कुछ नहीं कहा। फैन जिहाओ, तुम बहुत ज्यादा हो। जब हम छुट्टियां मना रहे होते हैं तो तुम दूसरे लोगों को क्यों शामिल करते हो? भाई ली और मैं एक दूसरे को जानते हैं, हालांकि उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारी चीजें कैसे चुरा सकता है? लियू मिंगजी ने कहा। फिर मुझे नहीं पता, आप दोनों के लिए मिलीभगत करना असंभव नहीं है। क्यों? मुझे खोजने की हिम्मत नहीं हुई, फैन जिहाओ ने कहा। लियू मिंगजी ने बात नहीं की, लेकिन ली डेयू की ओर देखा।
आखिरकार फैन जिहाओ इस बार लियू मिंगजी के नहीं बल्कि ली दियो के बिस्तर की खोज करना चाहता था, इसलिए वो निर्णय लेने में अच्छा नहीं था। यदि आप खोजना चाहते हैं तो आप खोज सकते हैं। वैसे भी मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि आप इसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप माफी मांगे। ली दियो ने कहा, माफी मत मांगो, अगर तुम इसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारे लिए घुटने टेक दूंगा। फैन जिहाओ ने आत्मविश्वास से कहा कि उसने चीजों को जाने दिया है, वो उन्हें कैसे नहीं ढूंढ सका। इसके अलावा वो पहले भी इस जगह पर ध्यान देते रहे हैं। वास्तव में जैसा कि लियू मिंगजी ने कहा, वे यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आए हैं। रात्रिभोज के ठीक बाद वे अन्य लोगों के साथ वापस आए तो चीजें अभी भी ली दियो के बिस्तर पर ही होंगी। ली दियो का चेहरा बहुत शांत था और उसने फैन जिहाओ को इशारा किया। फिर उसने रास्ते से हटने की पहल की और फैन जिहाओ को जांच करने दी। फैन जिहाओ भी विनम्र नहीं था। उसने पहले दूसरे पक्ष के बिस्तर के नीचे देखने का नाटक किया, फिर सीधे दूसरे पक्ष के बिस्तर के पास गया और बिस्तर पर पड़ी रजाई खोल दी। हालांकि उसे निराशा हुई, रजाई के नीचे कुछ भी नहीं था, जो खाली थी। हालांकि फैन जिहाओ ने हार नहीं मानी। चीजें पंखों से नहीं उड़ सकती, वे अभी भी बिस्तर पर होंगे। ली दियो के पास अभी भी बिस्तर पर कुछ कपड़े हैं, हो सकता है कि जब उस पर किसी का ध्यान न गया हो तो वह उन्हें मिल गया हो। फैन जिहाओ ने जल्दी से कपड़े उठाए और उन्हें हिलाया। जैसी कि आशा थी, एक किताब नीचे गिर गई। मैं करता हूँ, मुझे नहीं लगा कि यह वास्तव में उसके द्वारा चुराया गया था। वो बहुत ईमानदार लग रहा था। मुझे नहीं लगा कि यह चोर था। हमें भविष्य में अपनी चीजों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। जब हमने देखा कि ली दियो के कब्जों से कुछ किताबें गिर गईं, तो नए लोगों ने तुरंत इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि किताबें कैसी दिखती थी। उनका मानना था कि वे पहली किताबें थीं, क्योंकि यह फैन जिहाओ का आंतरिक मानसिक कौशल होना चाहिए, क्योंकि इन नए लोगों को पहाड़ पर जाने पर इन किताबों को ले जाने की अनुमति नहीं है। ली दियो और लियू मिंगजी एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हैं। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा कि आंतरिक मानसिक कौशल कैसा दिखता है। जब ली दियो पहाड़ पर गया तो वो कोई किताब नहीं लाया, अब एक किताब है। वे दोनों सोचते हैं कि यह फैन जिहाओ का आंतरिक मानसिक कौशल होना चाहिए। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 48 घबराहट। निसंदेह लियू मिंगजी को संदेह नहीं था कि यह ली दियो की गुप्त स्क्रिप्ट थी। आखिरकार दूसरा पक्ष उनके साथ रहा है। अब फैन जिहाओ का आंतरिक मानसिक कौशल ली दियो के बिस्तर पर दिखाई देता है। केवल एक ही व्याख्या है, फैन जिहाओ ने जानबूझकर इसे तैयार किया। इसके अलावा उनसे ठोस सबूत मांगे गए। फैन जिहाओ और बड़े मार्शल भाई म्यू के चेहरे भी बदल गए हैं। वे दूसरों से अलग हैं। वे एक नजर में देख सकते हैं कि ली दियो के कब्जों से गिरती किताब बिल्कुल भी आंतरिक मानसिक कौशल नहीं है। दोनों किताबों के कवर बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। बड़ा मार्शल भाई म्यू ठीक है, लेकिन फैन जिहाओ का चेहरा अचानक बदल जाता है। यह उसका आंतरिक मानसिक कौशल नहीं होना चाहिए। तो उसका आंतरिक मानसिक कौशल कहाँ है? बड़े मार्शल भाई म्यू, मैंने यह आंतरिक मानसिक कौशल नहीं अपनाया। मुझे नहीं पता कि यह मेरे बिस्तर पर कैसे आया। बड़े मार्शल भाई म्यू का चेहरा बदला हुआ देखकर ली दियो ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि फैन जिहाओ को उसके बिस्तर में आंतरिक मानसिक कौशल मिला था, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। बड़े मार्शल भाई म्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली दियो के साथ क्या हुआ। हम पहले भी बाहर घूमते रहे हैं। हम बिल्कुल भी अंदर नहीं आए या फैन जिहाओ के आंतरिक मानसिक कौशल को चुरा नहीं लिया। इस आंतरिक मानसिक कौशल को जरूर रखा गया होगा भाई ली का बिस्तर किसी और के पास। लियू मिंगजी ने भी जल्दबाजी में बताया कि उनके मुंह में अन्य लोग फैन जिहाओ थे। हालांकि फैन जिहाओ के पास इस बात की परवाह करने का साहस नहीं है कि वो क्या कहता है। अब उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने यहाँ आंतरिक मानसिक कौशल को स्पष्ट रूप से रखा। इसके अलावा इस दौरान कोई भी अंदर नहीं आया। आंतरिक मानसिक कौशल कहाँ है? फैन जिहाओ ने ली दियो के बिस्तर में लगातार खोज करना नहीं छोड़ा, भले ही हर छोटे कोने को जाने न दिया जाए। फैन जिहाओ, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया है। तुम अभी भी मेरे बिस्तर में क्या सोच रहे हो? ली दियो ने देखा कि फैन जिहाओ को आंतरिक मानसिक कौशल मिल गया था, लेकिन वो फिर भी अपनी चीजों को मोड़ने से नहीं रुका और यहाँ तक कि कई चीजों को इच्छानुसार जमीन पर फेंक दिया। हालांकि फैन जिहाओ, जैसे कि उसने जो कहा उसे सुना ही नहीं, फिर भी खोजता रहा और उसके चेहरे पर कोई शांति नहीं थी। यदि वह आंतरिक मानसिक कौशल का पता नहीं लगा सका तो वह एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। न केवल ली दियो द्वारा उसके साथ अन्याय किया जा सकता था और उसे भगाया नहीं जा सकता था, बल्कि उसे संप्रदाय के बुजुर्गों का गुस्सा भी सहन करना पड़ता था। तुम्हें किसने बताया कि यह आंतरिक मानसिक कौशल है? हालांकि बड़े मार्शल भाई म्यू ने किताब उठाई कि पहले 2 चरणों में फैन जिहाओ अभी भी जमीन पर था। उसे लापरवाही से पलट दिया और पढ़ते समय हल्के से कहा, अच्छा है ना? ली दियो और लियू मिंगजी ने चुपचाप पूछा। पुस्तक मिलने से पहले दोनों ने अवचेतन रूप से सोचा कि यह आंतरिक मानसिक कौशल था, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि ली दियो पर्वत के द्वार पर कोई किताब नहीं लाए थे और उन्होंने आंतरिक मानसिक कौशल नहीं देखा था, इसलिए अवचेतन रूप से उन्होंने सोचा कि ऐसा था। हालांकि उन दोनों का यह भी मानना था कि केन फैन जिहाओ ने उन्हें जानबूझकर खड़ा किया होगा। क्या आप इस चीज में शब्द जानते हैं? बड़े मार्शल भाई म्यू ने सीधे तौर पर 2 लोगों के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने हाथ में किताबें उन्हें सौंप दी और कहा, क्योंकि वह अभी अभी पलटा और पाया कि उसे कई शब्द नहीं पता थे, इसलिए वह भी पूछना चाहता था लियू मिंगजी और ली दियो क्या वे सामग्री जानते थे। लियू मिंगजी और ली दियो ने कुछ संदेह के साथ बड़े मार्शल भाई म्यू के हाथों में किताबें ले ली। क्या बड़े मार्शल भाई म्यू को शब्द नहीं पता? यह असंभव है। सभी लोगों के बड़े मार्शल भाई के रूप में वो एक शब्द भी नहीं जान सकते। बड़े मार्शल भाई म्यू का क्या मतलब है? हालांकि मैं इस बात को लेकर असमंजस में हूं कि बड़े मार्शल भाई म्यू का क्या मतलब है। लियू मिंगजी और ली दियो अभी भी उत्साहित हैं जब वे हाथ में किताबें देखते हैं। यह आंतरिक मानसिक कौशल है। वे पहले आंतरिक मानसिक कुशलता से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा कि कब उन्हें इस प्रकार का आंतरिक मानसिक कौशल प्राप्त हो सकेगा। आंतरिक मानसिक कौशल के बिना वे इसे बहुत अधिक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक यह विदेशी कुंग फू का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है।
हालांकि आंतरिक विशेषज्ञों का सामना करना पर्याप्त नहीं है जो आंतरिक शक्ति पर महारत हासिल कर सकते हैं। हालांकि वे ये भी जानते हैं कि पर्वतीय द्वार में प्रवेश करने के बाद थोड़े समय में आंतरिक मानसिक कौशल प्राप्त करना उनके लिए लगभग असंभव है। चाहे कोई भी स्कूल हो, वे अपने स्कूल के आंतरिक मानसिक कौशल का बहुत सख्ती से ध्यान रखेंगे। आखिरकार केवल प्रतिभाशाली और निष्ठावान लोग ही आंतरिक परीक्षण के बाद इसे विकसित कर सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले बहुत से लोग हैं, हालांकि वे आंतरिक शक्ति में आधे से भी अच्छे हैं। अब बड़े मार्शल भाई म्यू ने 2 लोगों को इतना महत्वपूर्ण मानसिक कौशल सौंप दिया है। वे स्वाभाविक रूप से उत्साहित हैं, लेकिन फिर उन्होंने भौहें चढ़ा दी क्योंकि उन्होंने पाया कि कुछ शब्द उन शब्दों से बहुत मिलते जुलते थे जिन्हें वे जानते थे, और उनमें से कई अलग थे। हालांकि वे ये भी अनुमान लगा सकते थे कि शब्द क्या थे, लेकिन उन्हें शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया, जैसे कि स्पोर्ट्स कार, मॉडल और वे क्या थे। उन्होंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। ये कैसा है, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? बड़े मार्शल भाई म्यू ने पूछा। ली डेयू उसकी आंखों और हाथों के आंतरिक मानसिक कौशल को दोबारा देखने को तैयार नहीं था। फिर उन्होंने अफसोस के साथ इसे बड़े मार्शल भाई म्यू को सौंप दिया और कहा, यह आंतरिक मानसिक कौशल वास्तव में गहरा है, मैं इसे समझ नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हम उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम आंतरिक कौशल विकसित कर सकें। ली डेयू और लियू मिंगजी को वास्तव में खेद है यदि वे इसे समझ सकते हैं। भले ही बड़े मार्शल भाई म्यू इसे बाद में वापस ले लेंगे, वे इतने समय के साथ इसे बहुत कुछ याद रख सकते हैं और फिर वे समय से पहले अभ्यास कर सकते हैं। उस स्थिति में वे निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में एक कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे। दुर्भाग्य से वे इसे समझ नहीं सकते। खुद को विकसित करना तो दूर की बात है, वे अपनी उपलब्धियों के लिए केवल स्वयं को दोषी मानते हैं। ये बहुत सही है। ऐसा लगता है कि यह उचित है कि जब नेता इसके लिए शर्त नहीं लगाता तो आप अपनी आंतरिक शक्ति का विकास नहीं कर सकते। ये सिर्फ इतना है कि बड़े मार्शल भाई म्यू के अगले शब्दों ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। यह मत कहो कि तुम नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता, बड़े मार्शल भाई म्यू ने कहा। बड़े मार्शल भाई म्यू इसे समझ नहीं सकते। लियू मिंगजी को यह कहते हुए आश्चर्य हुआ कि उन्होंने आश्चर्यचकित होने का नाटक नहीं किया। बड़े मार्शल भाई म्यू उनमें से सबसे बड़े हैं और उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक है। उन्होंने पहले से ही अपने आंतरिक कौशल को विकसित करना शुरू कर दिया है। अब वो कैसे कह सकता है कि वह आंतरिक मानसिक कौशल को नहीं समझ सकता? मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह हमारे स्कूल के 7 ऑब्सिडियन कौशल नहीं है। बड़े मार्शल भाई म्यू ने निश्चित रूप से कहा कि उन्होंने अपने आंतरिक कौशल को विकसित किया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने ही स्कूल के आंतरिक मानसिक कौशल को देखा है, इसलिए यह आंकना आसान है कि यह पुस्तक तथाकथित 7 ऑब्सिडियन अजेय कौशल नहीं है। जब इस सड़क की बात आती है तो बड़े मार्शल भाई म्यू ने इसे देखा और अभी भी फैंग जिहाओ को खोजने के लिए तैयार नहीं थे, जो आंतरिक मानसिक कौशल को खोजने के लिए तैयार नहीं थे। वो थोड़ा परेशान था। लियू मिंगजी और ली डेयू दोनों फैंग जिहाओ को देखते हैं। अब वे असमंजस में हैं। फैंग जिहाओ स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाना चाहता है। वो उन्हें एक अलग किताब के साथ कैसे फ्रेम कर सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 49 नहीं मिला, क्यों नहीं, मैंने इसे यहाँ रखा है। फैंग जिहाओ ने इसे खोजते हुए खुद से कहा। उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। उसका चेहरा चिंता से भरा है। उसे आंतरिक मानसिक कौशल नहीं मिल पाता। ली डेयू के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। वैसे भी भविष्य में उसके पास अवसर होंगे। हालांकि बुजुर्ग इसे समझा नहीं सकते। उसके आंतरिक मानसिक कौशल को इसे पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। यदि आप और अधिक आदान प्रदान नहीं कर सकते तो यह वास्तव में खत्म हो गया है। बड़े मार्शल भाई म्यू, आप देख सकते हैं कि मेरे बिस्तर में कोई आंतरिक मानसिक कौशल नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े मार्शल भाई फैंग ने इसका अनुमान गलत लगाया। इस समय ली डेयू ने बड़े मार्शल भाई म्यू से कहा। बड़े मार्शल भाई म्यू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। सबका बिस्तर इतना बड़ा था। फैंग जिहाओ ने इतने लंबे समय में कई बार ली डेयू के बिस्तर की तलाशी ली, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये केवल कहा जा सकता है कि ली डेयू के पास आंतरिक मानसिक कौशल था। असंभव, तुमने तो ले ही लिया होगा। इस समय फैंग जिहाओ की मानसिक स्थिति संतुलन से बाहर थी क्योंकि उसे लंबे समय से आंतरिक मानसिक कौशल नहीं मिला था। ली डेयू की बातें दोबारा सुनकर वो तुरंत चिल्लाया। बड़े मार्शल भाई म्यू ने भौहें चढ़ा ली और फैंग जिहाओ की ओर देखा और कहा, जिहाओ, आपने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है। आप कैसे जानते हैं कि इसे इस छोटे मार्शल भाई द्वारा लिया जाना चाहिए? जाहिर है बड़े मार्शल भाई म्यू अब और नहीं देख सकते, क्योंकि बेशक फैंग जिहाओ यूसाई को यकीन है कि उसे यहाँ होना चाहिए, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि उसने इसे जाने दिया। उस स्थिति में उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से खराब हो जाएगी। भविष्य में उसके साथ रहने की हिम्मत कौन करेगा? भले ही यह बात बड़ों के कानों तक पहुंच जाए, वे इसे प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप यह नहीं कहते हैं तो आपकी आंतरिक कौशल स्क्रिप्ट नहीं मिल सकती है। उसने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। आंतरिक मन कौशल कहाँ है? अभी तक कोई अंदर नहीं आया। जब फैंग जिहाओ इस बारे में झिझक रहा था कि क्या कहा जाए, तभी 40 साल का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कमरे में आया। क्योंकि हर कोई फैंग जिहाओ की गुप्त स्क्रिप्ट की खोज के बारे में चिंतित था, इसलिए उसे कुछ देर तक दूसरी पार्टी आती हुई नहीं दिखी। यहाँ क्या हुआ? जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देखा कि चारों ओर सभी लोग थे तो माहौल ज्यादा तनावपूर्ण नहीं लग रहा था। उसने पूछा। जैसे ही अधेड़ उम्र के आदमी की बातें सामने आए, उन्हें उसके अस्तित्व का पता चल गया। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो हैरान रह गए। फिर उन सभी ने आदरपूर्वक कहा, मैंने बड़े हुआन को देखा है। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कियाओ संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक है और उपस्थित सभी लोगों का गुरु भी है। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की शक्ल देखकर फैंग जिहाओ तुरंत चिंतित हो गए। उन्होंने प्रार्थना की कि घटनास्थल पर मौजूद लोग आंतरिक मानसिक कौशल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसे अभी तक नहीं पाया है, और अगर बड़े हुआन को यह पता चला तो वो दुर्भाग्य में होंगे। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हम छोटे मार्शल भाई फैंग को आंतरिक मानसिक कौशल खोजने में मदद कर रहे हैं। बड़े मार्शल भाई म्यू ने सम्मानपूर्वक कहा कि उनके शब्दों ने सीधे तौर पर फैंग जिहाओ की कल्पना को तोड़ दिया।
क्या? अधेड़ों उम्र के व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर करके फैंग जिहाओ की ओर सख्ती से देखा और कहा, क्या आपने अपना आंतरिक मानसिक कौशल खो दिया है? आप हमारे आंतरिक मानसिक कौशल के बारे में क्या सोचते हैं? टॉयलेट पेपर, बस इसे जाने दो। यह आपका दृष्टिकोण है हमारे आंतरिक कौशल के प्रति? मुझे ये पता था कि मुझे आपको आंतरिक मानसिक कौशल नहीं सिखाना चाहिए। ये देखकर कि उसके गुरु क्रोधित थे, फैंग जिहाओ अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, गुरुजी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब से मुझे हमारे स्कूल का आंतरिक मानसिक कौशल मिला है, मैंने इसे हमेशा एक खजाने के रूप में संजोकर रखा है। केवल तभी जब मैं सामान्य अभ्यास करता हूँ कई बार, क्या मैं इसे बिना थोड़ी सी भी उपेक्षा के देख सकता हूँ? ये देखकर कि उसके गुरु का चेहरा बेहतर था, फैंग जिहाओ ने आगे कहा, इसके अलावा वो आंतरिक मानसिक कौशल शिष्यों द्वारा जानबूझकर नहीं खोया गया था। क्या वो चोरी हो गया था? चोरी? क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? हमारे संप्रदाय में किसी को भी धोखा देने की अनुमति नहीं है, बुजुर्ग हुआन ने गंभीरता से कहा। उन्होंने अपने शिष्यों की नैतिक आवश्यकताओं में कभी ढील नहीं दी है। वो दो, फैंग जिहाओ ने लियू मिंगजी और ली डेयू की ओर इशारा किया। बड़े मार्शल भाई, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमने बड़े मार्शल भाई फैंग के आंतरिक मानसिक कौशल को नहीं चुराया। अभी बड़े मार्शल भाई फैंग को अमेरिका पर संदेह हुआ। उसने मेरे बिस्तर और बड़े भाई लियू के बिस्तर की तलाशी ली है। उसे नहीं मिला। आंतरिक कौशल लिपि के अस्तित्व से ये देखा जा सकता है कि बड़े मार्शल भाई फैंग ने दो शिष्यों को पूरी तरह से बदनाम किया। ये देखकर कि फैंग जिहाओ ने अभी भी उनके साथ अन्याय किया है, ली डेयू ने तुरंत बड़े हुआंग को समझाया। क्या ऐसा है? एल्डर हुआंग ने फैंग जिहाओ की ओर देखा और कहा, हाँ ये है। बड़े हुआंग द्वारा घूरे जाने के कारण फैंग जिहाओ पर्याप्त मजबूत नहीं है। मूल रूप से लियू मिंगजी और ली डेयू ने ऐसा नहीं किया। स्वाभाविक रूप से वो दोषी है। अब बड़ा हुआंग अभी भी उसे ऐसे ही घूर रहा है। उसके दिल में कोई तलहटी नहीं है। हालांकि आंतरिक कौशल स्क्रिप्ट उन दोनों द्वारा छिपाई गई होगी। फैंग जिहाओ चिल्लाया। क्यों? एल्डर हुआंग कोई औसत व्यक्ति नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो फैंग जिहाओ के शब्दों से धोखा नहीं खाएगा। लेकिन आपने उन्हें अपनी आंखों से आपकी गुप्त स्क्रिप्ट चुराते देखा है? नहीं। फैंग जिहाओ ने कहा कि वो दोपहर में अन्य मार्शल भाइयों के साथ थे। उसके पास वापस आने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपनी आंखों से जो देखा उसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। तो क्या आप निश्चित हैं? इसका कोई सबूत नहीं है, हुआंग चांग चिल्लाया। उन्होंने इसे वैसे ही कहा जैसे उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा हो। गुरु मुझे माफ कर दो, मालिक मुझे माफ कर दो। फैंग जिहाओ ने देखा कि बड़ा हुआंग गुस्से में था और उसने लियू और ली के साथ अन्याय जारी रखने की हिम्मत नहीं की। अब सबसे पहले अपनी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्कूल आंतरिक मानसिक कौशल को बहुत महत्व देता है। अब आपको एक रात का समय दे। यदि आप कल सुबह हमारे आंतरिक मानसिक कौशल का पता नहीं लगा पाते हैं तो असभ्य होने के लिए हमारे शिक्षक को दोष न दे, बड़े हुआंग ने कहा। हाँ, मैं ढूंढ लूंगा, फैंग जिहाओ ने वादा किया था। बुजुर्ग हुआंग ने सिर हिलाया और फिर दूसरों से कहा, आप लोगों को उसके साथ सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे को ढूंढने में मदद करनी चाहिए। हाँ, बड़े मार्शल भाई म्यू, लियू मिंगजी, ली डेयू और अन्य ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। उसके बाद बड़े हुआंग चले गए और फैंग जिहाओ अभी भी आंतरिक मानसिक कौशल की खोज कर रहे थे। अन्य लोग निष्क्रिय नहीं थे, वे सभी इसकी तलाश में थे। इतने सारे लोग इसे ढूंढ रहे थे और कमरा इतना बड़ा था। इतनी जल्दी ही सभी जगह की तलाशी ली गई, यहाँ तक कि कोने में कुछ स्थान भी नहीं गिरे, लेकिन उन्हें अभी भी कोई आंतरिक कौशल नहीं दिखाई दिया। मन की विधि की छाया, सब खत्म हो गया। फैंग जिहाओ पीले चेहरे के साथ अपने बिस्तर पर बैठा था। खोजबीन के बाद बाकी लोग नहा धोकर सो चुके थे। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी। यदि वह आंतरिक मानसिक कौशल का पता नहीं लगा सका तो ये यहाँ उसकी आखिरी रात होगी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 50 रोड ब्लॉग। भोर के समय हुआंग फैंग अपने अभ्यास से समय पर उठ गया। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन वो अपने आंतरिक कौशल का अभ्यास कर रहा था। एक रात के अभ्यास के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आंतरिक शक्ति कुछ बढ़ गई है। बेशक बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं थी। स्टोरेज बॉक्स को देखते हुए उसे रात में ज्यादा कुछ नहीं मिला और हुआंग फैंग को ज्यादा अवसाद नहीं हुआ। आंतरिक हुनर आ जाने के बाद उन्हें पैसे के अलावा किसी भी चीज की जल्दी नहीं लगती थी। साधारण धुलाई के बाद और सड़क किनारे की दुकान पर कुछ उबले हुए बंस खरीदने के बाद हुआंग फैंग एक बार फिर बस की भीड़ में शामिल हो गए। दूसरी तरफ फैंग जिहाओ हुआंग फैंग जितना सहज नहीं है। हालांकि उसने उसकी तलाश में रात बिताई, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला और बड़े हुआंग ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वो वास्तव में उसके प्रति असभ्य था। फैंग जिहाओ को बड़े हुआंग ने स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि उसने अपना महत्वपूर्ण आंतरिक कौशल खो दिया था और जानबूझकर अपने साथी शिष्यों की निंदा की थी। मूल रूप से स्कूल में बड़ी संख्या में नए लोग शामिल हुए और आगामी घटनाओं के कारण क्यू ई याओ ने स्कूल की एकता को बहुत महत्व दिया। उन्हें स्कूल में अशांति फैलाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए फैंग जिहाओ, जिसे कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया गया था, न केवल ली डेयू और लियू मिंगजी को सफलतापूर्वक कलंकित करने में विफल रहा, बल्कि उसने खुद को अंदर कर लिया और शर्मिंदगी की स्थिति में कियाओ गेट छोड़ दिया। उसके हाथ में अभी भी एक बेहद आकर्षक कवर वाली पत्रिका थी और वो उसे एकटक देखता रहा। अब तक उसे समझ नहीं आया कि आधा दिन कैसे गुजारा जाए और उस गेट की आंतरिक कुशलता ऐसी हो गई है। फैंग जिहाओ के जाने का कियाओ गेट पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, जिससे कई नए और पुराने शिष्यों को आंतरिक मानसिक कौशल के महत्व के साथ साथ एकता के महत्व का एहसास हुआ। स्कूल शिष्यों के बीच एकता को बहुत महत्व देता है। एक बार जब कोई निचली सीमा को तोड़ने की कोशिश करता है तो स्कूल उससे निपटने में कभी भी नर्म नहीं होगा। सुरक्षा कार्य अभी भी बहुत आसान है। हुआंग फैंग आज सु यूमो के साथ बाहर नहीं गए। हालांकि जब वो ड्यूटी पर था तो उसने परेशान करने वाले लड़के एन को नहीं देखा। एक शब्द में सब कुछ स्पष्ट था। क्योंकि बहुत सारा खाली समय है, हुआंग फैंग अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए जब बाहरी लोग हुआंग फैंग की स्तब्धता को देखते हैं तो वो वास्तव में धीरे धीरे चलने के लिए अपने शरीर की आंतरिक शक्ति को नियंत्रित कर रहा होता है। क्योंकि उसने अभी अभी आंतरिक शक्ति प्राप्त की है, इसलिए वो उससे अधिक परिचित नहीं है। इसलिए अभ्यास करते समय गति अनिवार्य रूप से बहुत धीमी हो जाएगी।
इसके अलावा हर रविवार को हुआंग फैंग को लगता है कि उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई है। हालांकि वास्तव में परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में बहुत समय लगता है। मार्शल आर्ट फिल्मों में उन शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने बिना किसी रोमांच के दशकों तक खेती की है। हुआंग फैंग को इसकी कोई चिंता नहीं है। वास्तविक दुनिया में यह मार्शल आर्ट की दुनिया से अधिक सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए लोगों को मारने से अधिक महत्वपूर्ण उसका आंतरिक कौशल है, बल्कि स्वास्थ्य संरक्षण है। जब तक वो आंतरिक शक्ति चला रहा है, आंतरिक शक्ति लगातार उसके शरीर को परिवर्तित कर रही है। हालांकि हर परिवर्तन बहुत कमजोर होता है, लेकिन लंबे समय में फिर भी प्रभावी होता है। हुआंग फैंग का अदम्य रवैया उनकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम वो सफलता के लिए उत्सुक नहीं है और शैतान के वश में होने का कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा उसे आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा। इसके अलावा उनके शरीर में ध्यान से उत्पन्न जादू, उनकी साधना की गति निश्चित रूप से अधिकांश मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत तेज है। जब वो काम से छूट गया तो हुआंग फैंग समय पर आ गया। हालांकि हुआंग फैंग के अवलोकन के अनुसार इस अवधि के दौरान तियानजियाओ समूह के कर्मचारी बहुत व्यस्त और गंभीर लग रहे थे। जाहिर है उन सभी को लगा कि कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है। हालांकि हुआंग फैंग को कुछ मदद मिली है। वो सिर्फ एक छोटा सुरक्षा गार्ड है जो अपनी अच्छी देखभाल नहीं कर सकता है। वो कंपनी की कैसे मदद कर सकता है? जब वो भीड़ भरी बस से उतरा और एक गली से गुजरा तो हुआंग फैंग को कुछ युवा लोगों ने रोक लिया। अपने सामने युवा लोगों को देखकर हुआंग फैंग की भौहें सिकुड़ गईं। बाकी लोगों को दूसरे राहगीरों की कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने आप को देखते रहे। जाहिर है दूसरा पक्ष अपने लिए आया। क्या आप हुआंग फैंग हैं? वो छोटा सुरक्षा गार्ड, सिर पर बैठा युवक, मुंह में सिगरेट और चेहरे पर चौड़ा काला धूप का चश्मा लगाए, हुआंग फैंग को कांपते हुए देखा। हाँ, मैं हुआंग फैंग हूँ। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हुआंग फैंग ने हल्के से कहा। हो सकता है कि जब वो पहले ऐसी चीज से मिले तो उसे घबराहट और डर महसूस हुआ हो, लेकिन अब वो शांत है और कोशिश करने के लिए उत्सुक भी है। नहीं, लेकिन कोई तुम्हें जानता है। मैं कहता हूँ कि तुम अंधे या मूर्ख हो। किसी को अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? नेता ने कहा। वो आदमी कौन है? हुआंग फैंग ने शांत स्वर में पूछा। आप नहीं जानते कि यह कौन है? अच्छा लड़का, हुआंग फैंग ने पूछा। ऐसा लगता है कि उन्होंने हाल ही में ऐसे किसी व्यक्ति को नाराज किया है। इसके अलावा उसकी एक पृष्ठभूमि है। सु यूमो ने यह भी कहा कि उनका दिमाग छोटा है। जाहिर है दूसरा पक्ष सभी शर्तों को पूरा करता है। जहां तक उन लोगों की बात है जो बार में मिलते हैं, मेरा मानना है कि अगर दूसरा पक्ष बदला लेना चाहता है तो भी वे व्यक्तिगत रूप से आएंगे। आखिरकार वे स्वयं गैंगस्टर है। ये सच है। क्या एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड भी आपको अपमानित कर सकता है? युवा मास्टर टोंग ने हमें आपको सबक सिखाने और यह बताने के लिए कहा है कि किसी की भी कारों से नहीं रोक सकती। भविष्य में हमें अपनी आंखें उज्ज्वल रखनी चाहिए। मुखिया व्यक्ति ने यह कहने की परवाह नहीं की कि टोंग जियान हमेशा अपने पिता के कारण हाई प्रोफाइल तरीके से कार्य करता है। इसलिए भले ही उसने इस बार हुआंग फैंग को सबक सिखाने के लिए किसी को भेजा हो, वो इसे छिपाना नहीं चाहता था। वो हुआंग फैंग के बदला या अलार्म से नहीं डरता था। ये पहली बार नहीं था कि टोंग जियान उनसे मिले थे। उसके लिए यह कोई समस्या ही नहीं थी। ये वास्तव में वो है। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और कहा, चलो तुमसे बकवास मत करो, चिंता मत करो। युवा मास्टर टोंग दयालु है। वो तुम्हारा जीवन नहीं चाहते, बस एक हाथ या एक पैर चाहते हैं। यदि तुम कुछ महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हो तो तुम्हें अपनी अज्ञानता के लिए एक सबक खरीदना चाहिए। युवक ने कहा, मेरे हाथ और पैर चाहिए? क्या वो दयालु है? हाँ, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कई लोगों से कहा। तुम ऐसे मूर्ख क्यों नहीं बनते? वो व्यक्ति देखता है कि हुआंग फैंग अभी भी अप्रत्याशित रूप से मुस्कुराने का मन रखता है। उसके दिल में गहरा संदेह है, हुआंग फैंग वास्तव में मूर्ख हो सकता है। जल्दी करो, मुझे डिनर के लिए वापस जाना है, हुआंग फैंग ने कई लोगों से कहा। लड़का, तुम बहुत घमंडी हो। अब भी तुम खाना चाहते हो? तुम्हें बाद में अस्पताल जाना चाहिए, आदमी ने कहा। ऊपर, जब तक मानव जीवन नहीं है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 51 नीचे। लड़के, मार खाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो। उस आदमी के पीछे कई छोटे भाई चिल्लाते हुए दौड़े, क्योंकि वे जानते थे कि केवल एक ही व्यक्ति था जिसे वे पढ़ाना चाहते थे। इसलिए वे कुछ भी नहीं लाए, बस नंगे हाथ आए। वर्तमान में जब कोई व्यक्ति हुआंग फैंग के सामने आवेगपूर्ण होता है तो हुआंग फैंग सीधे अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है और दूसरे पक्ष की मुट्ठी पकड़ लेता है। दूसरा पक्ष पहले तो स्तब्ध रह जाता है और फिर अलग होना चाहता है। हालांकि हुआंग फैंग के नियंत्रण से अलग होने का कोई रास्ता नहीं है। इस समय एक अन्य व्यक्ति हुआंग फैंग के दाहिनी ओर दौड़ा और हुआंग फैंग पर हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि हुआंग फैंग की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने सीधे पहले व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उसे दूसरे व्यक्ति को अपने शरीर में लाने के लिए मजबूर किया। इस समय जिस व्यक्ति ने हमला चुराया था वो पहले ही अपनी मुट्ठी हिला चुका था और उसे रोक नहीं सका। वो केवल अपने साथी को मुक्का मारते हुए देख सकता था। हुआंग फैंग के सामने वाले व्यक्ति के मुंह से चीख निकल गई। हुआंग फैंग ने दूसरे पक्ष को सीधे दूर धकेल दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति अभी भी अचंभे में था। हुआंग फैंग ने पहले ही दूसरे पक्ष के पेट में लात मार दी थी और दूसरे पक्ष ने सीधे लात मार दी। बस पलक झपकते ही सुविधा ने 2 युद्ध प्रभावशीलता खो दी है। बाकी दूसरी पार्टी थोड़ी स्तब्ध थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग का कौशल इतना शक्तिशाली होगा। दरअसल हुआंग फैंग का कौशल आम लोगों से कहीं बेहतर है। ये गैंगस्टर आमतौर पर अधिक लोगों के साथ आम लोगों को धमकाते हैं। एक बार जब वे किसी बेहतर कौशल वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो वे प्रतिद्वंद्वी नहीं रह जाते। हुआंग फैंग ने केवल आंतरिक शक्ति का उपयोग किया, जादू का उपयोग नहीं किया, और उन्होंने कोई शक्तिशाली चाल नहीं सीखी। इसलिए उनका कौशल अधिक मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी ताकत और प्रतिक्रिया क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत है। आखिरकार आंतरिक शक्ति की मदद से वो आसानी से एक टेबल को विभाजित कर सकता है। इसलिए जब हुआंग फैंग ने उसकी बांह पकड़ी तो उसने कुछ भी नहीं किया। कानून टूट गया। क्या आगे बढ़ने की हिम्मत मत करो? हुआंग फैंग ने लेंग की ओर देखा और कहा, आप अभी भी क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ एक व्यक्ति है। यदि आप पर्याप्त मजबूत हैं तो आप इसे मुझे दे सकते हैं।
मुखिया युवक ने देखा कि हुआंग फेंगजू ठीक था और वह अपने 2 अधीनस्थों को सौंपने में सक्षम था। वह आश्चर्य और क्रोध से चिल्ला उठा। ये सच है कि वे अधीनस्थ इसके बारे में सोचते हैं। उनके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। हुआंग फेंग के पास केवल एक ही व्यक्ति है। वो 2 मुठ्ठियों और 4 हाथों से लड़ सकता है। वो इतने सारे लोगों की घेराबंदी का विरोध नहीं कर सकता। इसलिए एक बार फिर वे हुआंग फेंग की ओर दौड़े और इस बार वे सचेत रूप से फैल गए और बीच में हुआंग फेंग को कसकर घेर लिया। यदि हुआंग फेंग केवल आंतरिक कौशल में महारत हासिल कर सकता है तो शायद वो आज इन लोगों को हरा सकता है। आखिर क्षमता के अस्तित्व में आने से उसकी लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। ताकत बढ़ने से इन लोगों से निपटने में कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि कोई चाल नहीं होने के कारण हुआंग फेंग की प्रतिक्रिया आम लोगों की तुलना में बेहतर है। हालांकि इतने सारे लोगों की घेराबंदी के तहत उस पर हमला किया जाएगा। हालांकि उसे बहुत अधिक चोट नहीं लगेगी, लेकिन निश्चित रूप से उसे तकलीफ नहीं होगी। बस हुआंग फेंग न केवल आंतरिक कौशल में सक्षम है, उसके पास जादुई कौशल है। इसलिए जब वो लोगों से घिरा हुआ था तो उसने चुपचाप अपने जादुई कौशल का इस्तेमाल किया था। दरअसल बार में हुए झगड़े के बाद हुआंग फेंग ने फैसला किया था कि वो उस जगह पर जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे जहां बहुत सारे लोग हों। आखिरकार यदि आप इसे बहुत बार उपयोग करते हैं तो इसे ढूंढना आसान है। यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि हुआंग फेंग को अब ये करना होगा, नहीं तो उसे पीटा जाएगा। हालांकि भले ही वो जादू करता हो, हुआंग फेंग भी इसे गुप्त रूप से करता है। हुआंग फेंग लकड़ी श्रृंखला के घुमावदार कौशल का उपयोग जारी रखने जा रहा था। आखिरकार जादू का असर अच्छा था। हालांकि गली चमकदार और साफ जमीन से घिरी हुई है। यदि कोई हरी बेल अचानक प्रकट हो जाए, भले ही इसमें थोड़ा समय लगे, तो यह इन लोगों के संदेह का कारण बनेगी। अब आकाश काला नहीं है और हरा इतना चमकदार रंग है जब तक वे दिखाई देते हैं। इन लोगों को तब तक देखने में सक्षम होना चाहिए जब तक वे अंधे न हो। इसलिए हुआंग फेंग ने इस बार जो बुनियादी कौशल चुना वो निर्दिष्ट क्षेत्र में एक निश्चित स्थान से चट्टान को फोड़ना है। निर्धारित क्षेत्र उससे अधिक दूर नहीं हो सकता। इसके अलावा जिस स्थान पर चट्टान फटी वो स्थान बहुत बड़ा नहीं है और अवधि लंबी नहीं है, जो कि बुनियादी जादू की सीमा है। कुछ मायनों में तोशी रतन के समान है। हालांकि उनके बीच मतभेद है। रतन दूसरी तरफ से लपेट सकता है और दूसरे हिस्से को हिलने डुलने में असमर्थ बना सकता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। हालांकि तोशी अलग है। हुआंग फेंग तोशी के शीर्ष को एक तेज बिंदु पर मोड़ सकता है ताकि इस कौशल में हमले की शक्ति हो और यहां तक कि सीधे दूसरे पक्ष के पैर को छेद दिया जा सके। हालांकि हुआंग फेंग अब ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे में यह भी संदेह का कारण बनेगा। केवल हुआंग फेंग के सामने एक व्यक्ति को देखें, अच्छी तरह से दौड़े, अचानक महसूस करें कि उसके पैरों के नीचे कुछ लड़खड़ा रहा है। शरीर ने अचानक अपना संतुलन खो दिया। सीधे हुआंग फेंग के पास पहुंचे। हुआंग फेंग उसके प्रति विनम्र नहीं होंगे। सीधे एक दूसरे के बाएं गाल पर प्रहार किया, क्योंकि आंतरिक शक्ति के कारण हुआंग फेंग की मुट्ठी की शक्ति छोटी नहीं है। प्रतिद्वंद्वी का चेहरा अचानक विकृत हो जाता है और यहाँ तक कि पूरे शरीर को एक बड़ी ताकत से बाहर निकाला जाता है और पास के व्यक्ति पर हमला किया जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को हमले के मार्ग से अवरुद्ध कर दिया गया है। इस समय हुआंग फेंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसके कान में हवा चली। वह अवचेतन रूप से छोटा था। उसने अपने दाहिने हाथ से एक बार में एक कोहनी से जवाबी हमला किया और उसके बगल वाला व्यक्ति पहले वाले जैसा ही है। वो भी अचानक एक चट्टान से फिसल गया और अपना संतुलन खो बैठा। हुआंग फेंग ने उसकी कमर पर लात मारी और दूसरा व्यक्ति जमीन पर गिर गया। उसके बाद हुआंग फेंग अपने आसपास इन लोगों का अभिवादन करते रहे। कुल 7 या 8 लोग थे। कुछ ही देर में हुआंग फेंग ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। क्योंकि उनकी वर्तमान ताकत आम लोगों की तुलना में नहीं है, इसलिए उन्हें जमीन पर गिरा दिए जाने के बाद जल्दी से ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है। एक एक करके वे केवल जमीन पर लेट सकते हैं और अपनी घायल स्थिति को कवर कर सकते हैं। लगातार विलाप कर रहे हैं और बगल में धूप का चश्मा लगाए उस युवक को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। आखिरकार हुआंग फेंग बहुत कुशल है। आखिरकार यहाँ चारों ओर साफ सुथरा मैदान है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ जगह उभरी हुई है। खासतौर पर यहाँ आसपास पुराने घर हैं। बहुत समय पहले की बात है। सड़क का क्षतिग्रस्त होना सामान्य बात है। ऐसा लगता है कि आपका छोटा भाई अच्छी तरह से नहीं लड़ सकता। हुआंग फेंग ने युवक की ओर देखा और कहा, ब्रश। युवक ने हुआंग फेंग की ओर देखा और सीधे अपनी जेब से एक फोल्डिंग चाकू निकाला। फिर उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता था कि आप खून देखें, लेकिन अब आप इसे खुद ही ढूंढ लें। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 52 निरंतर खरीद। हुआंग फेंग ने दूसरी तरफ से अपने हाथ में मुड़ने वाले चाकू को घुमाते हुए देखा। कुछ अवाक रह गए। क्या आप जानबूझकर सुंदर अभिनय कर रहे हैं या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? ये काम नहीं करता प्रतीत होता है। हालांकि वो लड़का अपने कौशल पर बहुत आश्वस्त लगता है। थोड़ी देर तक फोल्डिंग चाकू से खेलने के बाद हुआंग फेंग ने हुआंग फेंग पर चाकू से वार किया और अपने प्रतिद्वंद्वी की मुद्रा और आत्मविश्वास को देखा। हुआंग फेंग सोचता है कि वो दूसरों से थोड़ा बेहतर है। इसके अलावा उसके हाथ में अभी भी लोग हैं। हुआंग फेंग ने इस बार जादू का इस्तेमाल भी नहीं किया। सीधे तौर पर उसने दूसरे के फोल्डिंग चाकू को एक तरफ से चकमा दे दिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ लिया, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति का पालन किया। दूसरे ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और कुछ कदम आगे लड़खड़ा गया। हुआंग फेंग ने पलटकर दूसरे की पीठ पर सीधे लात मारी। उसने दूसरे को सीधे जमीन पर लात मारी। उसके मुंह से कराह निकलने में देर नहीं लगी। इसके अलावा आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि कुछ हवा का रिसाव हो रहा है। शायद दांत टूट गए हैं। ऐसा लगता है कि वो युवा लड़का जिस आदमी की तलाश कर रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। हुआंग फेंग ने जमीन पर मौजूद लोगों की ओर देखा और हल्के से कहा, आप इतनी जल्दी खुश मत होइए। आपने युवा मास्टर टोंग को नाराज कर दिया है। आप मर चुके हैं। जब नेता की युवा रीढ़ नीचे गिरी तो उनके चेहरे पर लगा धूप का चश्मा आखिरकार गिर गया। हुआंग फेंग ने भी दूसरे पक्ष की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। ये 20 वर्ष का एक युवक है। वो लगभग अपने ही उम्र का दिखता है। हालांकि जाहिर है गैंगस्टर बनने के लिए ये 2 दिन का समय नहीं है।
हालांकि युवक हुआंग फैंग को धमकी दे रहा था, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं था। इसके अलावा जब वो अभी अभी गिरा तो उसके 2 दांत टूट गए और उसकी आवाज भी चली गई, इसलिए उसकी कोई गति नहीं थी। यह निश्चित नहीं है कि कौन मर गया है। वापस जाओ और उस लड़के को बताओ, मैं आज ही मामला निपटाने के लिए देर सबेर उसे ढूंढ लूंगा। हुआंग फैंग ने बात खत्म की और कुछ लोगों को नजरअंदाज किया, घूमे और चले गए। दरवाजे पर धमकाए जाने से हुआंग फैंग का दिल स्वाभाविक रूप से दुखी है। हालांकि उसके और लड़के के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है और फिलहाल उसे उससे कोई परेशानी नहीं हो सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हुआंग फैंग ने हार मान ली है। इसके विपरीत उसके लिए लड़के को छोड़ना असंभव है, क्योंकि सुयुमो ने कहा कि वो बहुत सावधान था। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से बदला लेगा और अपनी परेशानियों की तलाश जारी रखेगा। इस बार ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरा पक्ष खुद को नीची दृष्टि से देखता है, इसलिए उन्हें ऐसी कुछ भीड़ मिल जाती है। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में खुद से निपटना चाहता है और वास्तव में मजबूत कौशल वाले लोगों की तलाश करता है, तो वे इसे सहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वे गैंगस्टर हुआंग फैंग को रोकना चाहते थे। हालांकि हुआंग फैंग के हाथों उन्हें जो नुकसान हुआ था उसके बारे में सोचते हुए उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह सोचना है कि वापस जाकर इसे कैसे समझाया जाए। हुआंग फैंग ऊपर बताए गए लोगों की तरह नहीं है और उसके पास कोई युद्ध शक्ति नहीं है। यह आदमी स्पष्ट रूप से कुशल है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। हालांकि ये लोग यह नहीं सोचते कि हुआंग फैंग का कौशल इतना शक्तिशाली है। यदि कुछ ही लोग जमीन पर ऊबड़ खाबड़ जमीन से मिले होते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर कौन लेता है। बेशक हुआंग फैंग ने निश्चित रूप से घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की राय के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। उसके पास इन लोगों को साफ करने के कुछ साधन थे। अपने निवास पर लौटने के बाद हुआंग फैंग अपना स्थान बदलने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे। आज जैसे छोटे गैंगस्टर अपनी इच्छानुसार समुदाय में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देखा जा सकता है कि यहाँ की सुरक्षा वाकई खराब है। हालांकि हुआंग फैंग इससे डरते नहीं है। उन्हें डर है कि कोई उनका स्टोरेज बॉक्स चुराने आएगा। हालांकि यह संभावना बहुत छोटी है, लेकिन यह संभव नहीं है। हुआंग फैंग हर दिन भंडारण बॉक्स अपने साथ नहीं ला सकते। हालांकि कुछ देर तक स्टोरेज बॉक्स में खोजबीन करने के बाद हुआंग फैंग फिर से निराश हो गए और पाया कि अभी भी कुछ नया नहीं था। यदि वो तत्काल बाहर नहीं जाना चाहता तो हुआंग फैंग ने इन दिनों में बहुत सारी अच्छी चीजें हासिल की होती और संतुष्ट होता। हालांकि बाहर जाने के विचार के कारण हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा पाना चाहते थे जिससे पैसा मिल सके। इसलिए हुआंग फैंग ने सोचना शुरू किया कि क्या मूल्यवान है। वो पहले एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। सबसे पहले तो घर कीमती होना चाहिए। हालांकि स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से उस चीज को बदलना स्पष्ट रूप से असंभव है। वो केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोच सकता है जिन्हें बदला जा सकता है। हुआंग फैंग का पहला विचार प्राचीन वस्तुएं हैं। हाल के वर्षों में घरेलू प्राचीन वस्तुओं का बाजार अभी भी गर्म है। यह अक्सर कहा जाता है कि एक संग्रह लाखों, दसियों करोड़ या यहाँ तक कि सैकड़ों करोड़ में बिका है। यदि वो एक को बदल सकता है तो वो उसे प्राप्त कर लेगा। दूसरे कुछ सोने चांदी के आभूषण भी हैं। इन चीजों से भी होती है कमाई, बेशक चाहे वो सोने और चांदी के गहने हो या प्राचीन वस्तुएं, ये सभी एकमुश्त व्यवसाय है। अगर आप लंबे समय के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर ये चीजें काफी नहीं है। यदि हुआंग फैंग अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता है तो उसे कुछ ऐसी चीजों को बदलना होगा जो लंबे समय तक लाभ दे सकती हैं, जैसे कि कुछ चीजों का फॉर्मूला, एक हाईटेक तकनीक इत्यादि। निस्संदेह वो सोचता है कि ये चीजें पृथ्वी पर मौजूद चीजों से बेहतर है। यदि उसे वही चीजें मिल सके तो वह अपना खुद का व्यवसाय कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसने सचमुच भाग्य बदल दिया। हालांकि अब तक इस स्टोरेज बॉक्स को किसी ऐसी चीज से प्रतिस्थापित नहीं किया गया है जिससे पैसा कमाया जा सके। वो चमड़े का जूता एक उच्च तकनीक वाला उत्पाद है, इसलिए ये केवल एक तैयार उत्पाद है और इसे बनाने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा भले ही कोई रास्ता हो, मौजूदा तकनीक हमेशा नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन अगर वो पैसे बेचने में योगदान देना चुनता है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस चीज की उत्पत्ति नहीं बता सकता। उस समय मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। इसलिए हुआंग फैंग केवल उन चीजों के उद्भव की आशा कर सकते हैं जो पैसा कमा सकती है। बेशक वो कुछ तैयारियां भी करेंगे। उदाहरण के लिए वो कुछ नकली प्राचीन वस्तुएं खरीदने जा रहा है और उन्हें भंडारण बॉक्स में रख देगा और फिर कुछ सस्ते गहने खरीदकर उन्हें अंदर रख देगा। जहां तक सूत्र का सवाल है, यह अधिक सुविधाजनक है। वो इंटरनेट से कुछ कॉपी कर सकता है और उन्हें वैसे भी डाल सकता है। स्टोरेज बॉक्स को बदलने के बाद आपकी ओर से चीजों के लिए कोई गुणवत्ता की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे कुछ पहलुओं में समान न हो। विधि के साथ हुआंग फैंग इसे अभ्यास में लाना चाहते थे। खाने के बाद हुआंग फैंग फिर से बाहर चला गया। इस बार वो कुछ चीजों की भरपाई करने गया था। पिछली बार जब वो सुपरमार्केट में था तो उसने इसके बारे में ठीक से नहीं सोचा था, इसलिए उसने व्यापक खरीदारी नहीं की। इस बार वो कुछ और बनाना चाहता था। वो भविष्य में जो चाहता है वह भी लगातार बनाया जा सकता है। हालांकि खरीदी गई वस्तुओं के संग्रह के लिए वो आवश्यकता सख्त है। अधिक वस्तुएं डालना चाहते हैं। जहां तक संभव हो थोड़ी सी वस्तु अवश्य खरीदना चाहते हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 53 सिर्फ आपके लिए। जब हुआंग फैंग सुपरमार्केट से बाहर आया तो उसका बटुआ वास्तव में लगभग सूख गया था और उसे अपने वेतन के इंतजार में जीवन भर बचत करनी पड़ी। कल शनिवार है, एक फुटबॉल मैच है। भाई वांग ने कहा कि सब्सिडी है। उन्हें नहीं पता कि यह कितनी और कब मिलेगी। हुआंग फैंग ने चलते हुए सोचा। अब पैसे की कमी के कारण हुआंग फैंग ऐसी कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता जिससे पैसा कमाया जा सके, लेकिन वो कल खेलना नहीं चाहता। यदि वो खेल सकता है तो हुआंग फैंग अच्छे परिणाम पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और अंततः अधिक सब्सिडी प्राप्त करेगा। हुआंग फैंग, जो रात में नहीं रहते, अभी भी रात में अभ्यास करते हैं, क्योंकि जादू और आंतरिक शक्ति को एक साथ एकीकृत किया गया है। इसलिए चाहे हुआंग फैंग जादू या आंतरिक कौशल का अभ्यास करता है, यह उसके शरीर में रंगीन प्रकाश गेंद की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। अगली सुबह हुआंग फैंग अभी भी अपने अभ्यास से उठने के समय पर था। वो बाहर जाने के लिए तैयार था। जब हुआंग फैंग कंपनी में पहुंचे तो कई लोग आए थे। हालांकि जाहिर है उनमें से सभी काम पर नहीं गए। उनमें से कई हुआंग फैंग जैसी प्रतियोगिता में गए।
सब लोग यहाँ हैं, चलो चले। मैनेजर लियू ही इस बार टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। हुआंग फैंग के कर्मचारियों के अलावा कंपनी के अन्य विभागों के कुछ कर्मचारी भी हैं। वे हुआंग फैंग के साथ कंपनी की बस को फुटबॉल मैदान तक भी ले जाएंगे। आप इसे पहनने जा रहे हैं। कार में भाई वांग ने हुआंग फैंग को चमड़े के जूते पहने हुए देखा। ये कपड़े स्पोर्ट्सवेयर नहीं बल्कि कैजुअल वियर थे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हुआंग फैंग ने अपने जूतों को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये जूते साधारण जूते नहीं हैं। इसके अलावा हम दोनों का खेलना निश्चित नहीं है। यह सही है, भाई वांग ने सहमति में सिर हिलाया। हुआंग फैंग अपने चमड़े के जूतों को देखता है। अगर वो आज खेल सकता है तो जूते ही महत्वपूर्ण है। उसके पास फुटबॉल का कोई कौशल नहीं है। हालांकि अगर वो ये जूते पहनता है तो वो तेज दौड़ सकता है और अधिक उछल सकता है। ये फुटबॉल के लिए बहुत उपयोगी है। हुआंग फैंग को आश्चर्य हुआ कि कंपनी अभी भी फुटबॉल मैच को बहुत महत्व देती है। जब वो कार में थे तो उन्होंने सभी को जर्सी का एक सेट दिया। यहाँ तक कि हुआंग फैंग के सभी स्थानापन्न कर्मचारी भी मौजूद थे। इसके अलावा कहा जाता है कि मैच के बाद कपड़े वापस नहीं करने होते थे। यह उनके लिए सब्सिडी है। हुआंग फैंग ने खुशी खुशी जर्सी पहन ली। वो कंपनी की सब्सिडी से बहुत संतुष्ट थे। खेल शुरू होने से पहले उन्हें एक जर्सी मिली। कंपनी इस संबंध में वास्तव में उदार है, क्योंकि कार पुरुषों से भरी है और हर किसी को कोई वर्जना नहीं है। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो वे अपनी जर्सी बदल लेते हैं। ये स्टेडियम जियांगजू शहर का मशहूर स्टेडियम है। घास के मैदान का वातावरण अच्छा है और लोग आमतौर पर रखरखाव पर ध्यान देते हैं। खेलने के लिए भी लोग होंगे। हालांकि यह एक आरोप है। आसपास बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस रूम, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह है। कहा जा सकता है कि यह ज्यादातर खेल प्रेमियों की पसंदीदा जगह है। जब हुआंग फैंग पहुंचे तो दूसरा पक्ष आ गया था। प्रबंधक लियू के परिचय के अनुसार दूसरा पक्ष एक राज्य के स्वामित्व वाली उद्यम इकाई है जिसकी ताकत तियानजियाओ समूह जितनी अच्छी नहीं है और इसने अतीत में कोई अच्छे परिणाम हासिल नहीं किए हैं। इसलिए आज जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि जल्द ही मैनेजर लियू को पता चल गया कि उनका निष्कर्ष गलत था। दूसरे पक्ष के उद्यमों में अधिकांश खिलाड़ी युवा है। उनके पास ऊर्जा, गति है और कुछ फुटवर्क कौशल बहुत अच्छे हैं। हालांकि वे पेशेवर खिलाड़ियों से कहीं बदतर है, लेकिन वे आम लोगों से बेहतर हैं। ये देखा जा सकता है कि वे आमतौर पर फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आप कहते हैं कि हम सिर्फ एक गेम के लिए देश वापस नहीं जाएंगे। हुआंग फैंग और वांग जी किनारे पर बैठे हैं। वे अपने बगल में स्कोरबोर्ड पर 2-0 का स्कोर देख रहे हैं। उन्होंने वांग जी से कहा, ये संभव है। वांग ने कहा कि क्योंकि खेल जीत जीत मोड को अपनाता है जब तक एक खेल हार जाता है। ये फुटबॉल खेल भले ही खत्म हो जाए, बाद के खेलों में भाग लेने का कोई मौका नहीं होगा। क्या ये छोटी सब्सिडी नहीं है? हुआंग फैंग ने पूछा कि उन्हें टीम की जीत या हार की ज्यादा परवाह नहीं है। उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि उन्हें कितनी सब्सिडी मिल सकती है। यदि उसने केवल किसी खेल में भाग लिया है तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि परिणाम बहुत खराब होगा और सब्सिडी भी अधिक नहीं होगी। यह निश्चित है, अधिक से अधिक हम आज ओवरटाइम काम करेंगे, भाई वांग ने कहा। हुआंग फैंग चिंतित थे। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अब उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिक सब्सिडी मिलने की उम्मीद थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हुआंग फैंग जल्दी में है। वो तय नहीं कर पा रहा है कि वो खेल सकेगा या नहीं। इसके अलावा अगर वो खेलता भी है तो वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो मैदान पर खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसी दौरान कोर्ट पर एक हादसा हो गया। हुआंग फैंग का नंबर 9 फॉरवर्ड और दाएं गार्ड एक दूसरे से टकरा गए। दूसरे पक्ष का रक्षक बहुत ऊंचा और मजबूत था। हुआंग फैंग का फॉरवर्ड तुरंत जमीन पर गिरा। इसके अलावा उसकी आंख का कोना तोड़ दिया गया और बहुत सारा खून बहा दिया गया। यदि स्ट्राइकर एक पेशेवर खिलाड़ी है और खेल एक पेशेवर खेल है तो खिलाड़ी आसानी से इससे निपटने में सक्षम हो सकता है और फिर खेलना जारी रख सकता है। हालांकि खिलाड़ी स्वयं एक साधारण कर्मचारी है, पेशेवर खिलाड़ी नहीं, और यहाँ कोई पेशेवर मैच नहीं है, इसलिए स्ट्राइकर को इससे चिपके रहने का कोई विचार नहीं है। वो यहाँ खेलने के लिए सिर्फ कंपनी की व्यवस्था के कारण आता है। वो इस तरह से भाग नहीं लेना चाहता है, इसलिए आग्रह करने का कोई कारण नहीं है। स्ट्राइकर का जल्दी आउट होना हर किसी की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। आखिरकार सभी ने खेल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक खेल के क्रम में वो घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हुए। यह इसके लायक नहीं है। यदि एक व्यक्ति लापता है तो एक को बदला जाना चाहिए। हालांकि अभी मैंने देखा कि मेरी टीम का साथी मारा गया और घायल हो गया और दूसरी तरफ का डिफेंडर इतना मजबूत था। इसलिए जब अस्थायी कोच ने बेंच की ओर देखा और एक प्रतिस्थापन ढूंढना चाहा तो उन सभी ने अपना सिर एक तरफ कर लिया। उन्हें डर था कि कोच उनका चयन कर लेंगे। वे सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन वे कोर्ट पर हमला या चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। बेशक इन लोगों में एक अपवाद है, वो है हुआंग फैंग। वो अन्य लोगों से अलग है। अन्य लोग ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन वो वास्तव में जाना चाहता है। दूसरे पक्ष का रक्षक बहुत मजबूत है, लेकिन हुआंग फैंग का शरीर कमजोर नहीं है। अकेले ही उसने अब अपनी आंतरिक शक्ति विकसित कर ली है। हालांकि समय लंबा नहीं है, यह अभी शुरुआत है, लेकिन आंतरिक शक्ति के सुदृढ़ीकरण के साथ उसकी ताकत भी दूसरों की तुलना में बेहतर है और रक्षकों के लिए उसे नीचे गिराना इतना आसान नहीं है। अस्थायी कोच ने इधर उधर देखा और अंततः पाया कि हुआंग फैंग ही एकमात्र व्यक्ति था जो ऊपर जाने को इच्छुक था। उसके पास हुआंग फैंग से कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आगे बढ़ो। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चाउन भी हिल। हुआंग फैंग अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उभरे। दो स्थितियां हैं, एक खेल रही है और दूसरी नहीं खेल रही है। मुझे लगता है कि और सब्सिडी मिलेगी। साधारण वार्म अप के बाद हुआंग फैंग खेलने के लिए तैयार है। हालांकि उसने फुटबॉल नहीं खेला है, फिर भी वो नियमों के बारे में जानता है, इसलिए वो वास्तव में फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इंतजार। जब हुआंग फैंग खेलने के लिए तैयार था तो अस्थायी कोच ने अचानक हुआंग फैंग को बुलाया। क्या आपने अभी ये जूते पहने हैं? कोई रास्ता नहीं, इसे जल्दी से बदलो। हुआंग फैंग स्तब्ध था। तब उसे पता चला कि दूसरे पक्ष को उसके पहने हुए चमड़े के जूते मिल गए हैं। वो शर्मिंदा हुआ और बोला, कोच, मेरे पास केवल ये जूते हैं और मेरे पास कोई अन्य स्पोर्ट्स जूते नहीं है। आपके पास दूसरों के साथ आदान प्रदान करने के लिए कोई नहीं है।
लेकिन मेरे पैर उनके आकार के समान नहीं है। मुझे डर है कि ऐसे जूते पहनना और भी असुविधाजनक है जो फिट नहीं होते, हुआंग फेंग ने कहा, फिर आश्वासन दिया, कोच चिंता मत करो, मैं आमतौर पर जूतों में फुटबॉल खेलता हूँ, इसलिए मैं जूतों के साथ खेलने से बहुत परिचित हूँ, खेल के जूतों की तुलना में बेहतर खेलता हूँ। कोच को आश्वस्त करने के लिए हुआंग फेंग केवल अपने सामान्य खेल के बारे में झूठ बोल सकते हैं। वास्तव में कोच को कुछ संदेह है, ये पहली बार है जब उसने सुना है कि फुटबॉल खेलते समय लोग अक्सर चमड़े के जूते पहनते हैं। वास्तव में हुआंग फेंग ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, तो ऊपर जाओ। जब कोच सोचता है कि वो क्या कहना चाहता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो वास्तव में हुआंग फेंग में विश्वास करता है। एक तो ये कि दूसरे लोगों का ऊपर जाने का कोई इरादा ही नहीं है, इसके अलावा अब उन्हें व्यापक नुकसान हुआ है, जीतना असंभव है। ऐसा नहीं लगता कि इस बात पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा कि कौन ऊपर जाएगा और कौन से जूते पहनेगा। बेशक तियानजियाओ समूह ने उसके लिए बहुत ऊंची रैंकिंग की मांग नहीं की, जिससे उसके दिल पर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ा। आप चाहे कोई भी ऊपर जाए, खेल खत्म करो। हुआंग फेंग खुशी से ऊपर चला गया। अगर उसे जूते बदलने होते तो ऊपर जाने की हिम्मत नहीं होती। अरे यार ध्यान दो, कहीं अपने सहकर्मियों की तरह पहले से ही निराश ना हो जाओ। हुआंग फेंग अभी कुछ समय पहले ही मंच पर आए थे। दूसरे पक्ष के तीसरे डिफेंडर को उनके पक्ष में आने का मौका मिला। उन्होंने धीरे से उनसे कहा। हुआंग फेंग ने भौहें चढ़ा दी। ये आदमी खुद को धमकी देने आया था, क्या वो अब भी उससे डर सकता है? आप कोशिश करके देख सकते हैं कि पहले कौन नीचे जाता है, हुआंग फेंग ने हल्के से कहा। मैं आश्वस्त हूँ, ये पहली बार है कि मैंने किसी फुटबॉल खिलाड़ी को चमड़े के जूतों में देखा है। मैं अभी भी ऐसा आत्मविश्वास बनाए रख सकता हूँ। उस आदमी ने हुआंग फेंग के पैरों के जूतों को देखा और कहा, उसके स्वर में व्यंग्य स्पष्ट था। क्या कोई नियम है कि आप जूते पहनकर फुटबॉल नहीं खेल सकते? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं आपको चमड़े के जूते पहनकर हरा सकता हूँ? हुआंग फेंग ने कहा। फिर मैं सचमुच इसे देखना चाहता हूँ, उस आदमी ने कंधे उचकाए और सहज स्वर में कहा। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करोगे, हुआंग फेंग ने कहा कि चाहे वो कुछ भी सोचे, वो शर्मिला नहीं हो सकता। जल्द ही मैच दोबारा शुरू हुआ। दूसरी तरफ की टीम अभी भी बढ़त में थी। अधिकांश समय गेंद दूसरी तरफ के पैर में थी, यहाँ तक कि हुआंग फेंग के पक्ष में भी कुछ लोगों ने इसे उन तक पहुंचाया। आखिरकार हुआंग फेंग कंपनी में भी एक नए खिलाड़ी थे। हर कोई उससे परिचित नहीं था, इसलिए वो उसे यह बात नहीं बताता था। हुआंग फेंग चिंतित थे। पहले तो उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब खेल की हार जीत उसकी सब्सिडी की रकम से जुड़ी है। इसके अलावा उसने दूसरे पक्ष के सामने हाइको के बारे में शेखी बघारी, इसलिए वो हार नहीं सकता। इसलिए हुआंग फेंग ने अपने ही बैककोर्ट में दौड़ने की पहल की, लेकिन फिर भी कोई खिलाड़ी उसके पास नहीं गया। उसने चोरी करने के लिए सिर्फ खुद पर भरोसा किया। सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण बहुत भयंकर है, लेकिन आखिरकार ये पेशेवर नहीं है, इसलिए कई गलतियां हैं। जल्दी गेंद दाई और हुआंग फेंग के पास आ गई और इस बार हुआंग फेंग ने गेंद को सीधे दूसरी तरफ के पैर से पास कर दिया। हुआंग फेंग सीधे गेंद लेकर आगे दौड़ता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उससे गेंद कैसे मांगते हैं, वो सीधे आगे दौड़ता है। यदि इस बार उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो शायद भविष्य में खिलाड़ी उसे गेंद नहीं देंगे, इसलिए उसे इस बार कुछ न कुछ तो मिलना ही है। इस समय हुआंग फेंग की गति दिखाई देती है। वो ड्रिबल नहीं कर सकता, लेकिन वो गेंद को बहुत आगे तक किक मार सकता है और फिर उसे वापस लेने के लिए दौड़ सकता है, यानी 3 सेकंड बाद उसे खुद को पास कर सकता है। क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के लोगों ने पहले हमेशा एक पूर्ण लाभ पर कब्जा कर लिया है, इसलिए ऐसे कई लोग हैं जो आक्रमण में लगे हैं। उनमें से ज्यादातर हुआंग फेंग के आधे हिस्से में है। इसलिए जब हुआंग फेंग को गेंद मिलती है और वो दौड़ना शुरू कर देता है तो प्रतिद्वंद्वी की प्रतिभा चाहती है वापस बचाव करें। हालांकि उन्हें जल्दी पता चला कि उनके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि उन्होंने हुआंग फेंग की गति का बिल्कुल भी पालन नहीं किया था। जब उन्होंने इसे देखा तो हुआंग फेंग को फुटबॉल खेलना नहीं आता था, लेकिन एक बात यह है कि वो घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों से तेज था, और जो तेज है वो थोड़ा सा नहीं है, वो उस तरह का है। एक नजर में वे जानते थे कि कड़ी मेहनत कैसे करनी है। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे पक्ष के खिलाड़ी केवल हुआंग फेंग को अपने स्टेडियम की ओर भागते हुए देख सकते हैं, बिना उसका पीछा करने के विचार के। ऐसा लगता है कि हुआंग फेंग इस जगह को फुटबॉल का मैदान नहीं बल्कि ट्रैक और फील्ड मानते हैं। वो जी जान से दौड़ता है। जब हुआंग फेंग अकेले दूसरी तरफ के गोलकीपर का सामना करने के लिए गोल के पास आए तो 5 मीटर के भीतर उनके आसपास कोई नहीं था, कोई और नहीं, कोई टीम का साथी नहीं, उनके साथ रहने वाला कोई नहीं था। गोलकीपर हुआंग फेंग को घबराहट से देखता है। आमतौर पर इस तरह का एक पर एक एकल कृपाण हमलावर पक्ष के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब तक हमलावर पक्ष का शूटिंग कौशल बहुत बेकार नहीं है, तब तक स्कोरिंग की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि ये हुआंग फेंग है जिन्होंने पहले कभी फुटबॉल नहीं खेला है, इसलिए गोलकीपर का सामना करते समय वो झिझक रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तो कोर्ट पर अजीब सा नजारा था। बाकी सभी लोग हुआंग फेंग और मौके पर मौजूद गोलकीपर को घूर रहे थे। हुआंग फेंग और गोलकीपर गतिरोध में थे और कोई भी आगे नहीं बढ़ा। इस तरह से चलते रहना सही नहीं है। दूसरी तरफ के लोग निश्चित रूप से जल्द ही पकड़ लेंगे। अगर मैं दोबारा गोली नहीं चलाता तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई मौका है, हुआंग फेंग ने उत्सुकता से सोचा। लेकिन इतने व्यापक गोल और एक अधिक गोलकीपर के साथ उसे हुआंग फेंग की आंखों में गोली मारने का ज्यादा मौका नहीं दिख रहा था। हालांकि हुआंग फेंग को भी पता था कि वो इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो फिर से गेंद लेकर दौड़ पड़ा। गोलकीपर ने सोचा कि जब उसने उसे इस तरह देखा तो दूसरा पक्ष खुद से छुटकारा पाना चाहता है। वो गुस्से में भी था, इसलिए उसने ही हमले की पहल की। इस समय हालांकि उसे अभी भी कोई अच्छा मौका नहीं मिला। हालांकि जब तक गोलकीपर ने हमला किया उसके पास एक रास्ता था। 55वां बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टकराव के बारे में है। हुआंग फेंग की विधि स्वाभाविक रूप से जादू है। उन्हें अभी भी जादू का प्रयोग करने का अनुभव है, क्योंकि ऐसा कोई जादू नहीं है जिसे वो सीख सके। हुआंग फेंग ने अपने द्वारा सीखे जाने वाले प्रत्येक जादू पर गहन शोध किया है, ताकि वो महत्वपूर्ण क्षण में सही जादू कौशल चुन सके।
लेकिन इस बार हुआंग फेंग ने लकड़ी की घुमावदार प्रणाली को चुना, क्योंकि इस तरह के फुटबॉल मैदान में मैदान पूरी तरह से हरा मैदान है। अचानक एक हरी बेल दिखाई देती है, जिससे कोई संदेह नहीं होगा। तो हुआंग फेंग की ओर दौड़े गोलकीपर को अचानक लगा कि उसके पैर किसी चीज से मिल गए हैं, और फिर वो सीधे नीचे गिर गया। इस समय हुआंग फेंग ने गेंद ली, उसके पास से गुजरा और सीधे गेंद को गोल में डाल दिया। स्तब्ध। घटनास्थल पर मौजूद लोग स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गोल इतनी तेजी से आएगा। बस गेंद अभी भी हुआंग फेंग के आधे कोर्ट में थी, लेकिन अब ये दूसरी तरफ के गोल में प्रवेश कर गई है। ये गति बहुत तेज है। कुछ लोगों के लिए इसे स्वीकार करना बहुत तेज है। ये रेफरी की सीटी थी जिसने सभी को जगा दिया। फिर हुआंग फेंग और उनके पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें हर समय दूसरे पक्ष द्वारा पीटा जाता था। वे बहुत उदास भी थे। अब वे दूसरी ओर प्रवेश कर सकते हैं। वे सभी बहुत राहत महसूस करते हैं और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाते। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग अभी भी हुआंग फेंग को सदमे से देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो आदमी चमड़े के जूते पहन रहा था और अस्थायी रूप से उनकी जगह ले रहा था, वो इतना उग्र था कि वो लंबे समय तक नहीं खेल सका और एक गोल कर दिया। भाड़ में जाओ, तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो? ये हवा के झोंके की तरह है। आपने ऐसा ही किया। अभी हम एक साथ दौड़ना चाहते थे और कोई भी आपको पकड़ नहीं सका। ये बहुत अच्छा है। क्या आपने पहले लंबी दूरी की दौड़ का अभ्यास किया था? हुआंग फेंग के चारों ओर हुआंग फेंग के साथियों ने उत्साहपूर्वक कहा कि गेंद के कारण पहले की अपरिचित भावना बहुत कम हो गई थी और हुआंग फेंग लोगों में सबसे छोटा था, इसलिए लोग भी उसे पसंद करते थे और उसका अधिक ख्याल रखते थे। हाँ, मैं लात नहीं मार सकता, बस इधर उधर दौड़ सकता हूँ, हुआंग फेंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। ये बहुत अच्छा है। यहाँ हर कोई लगभग एक जैसा है। यह कोई पेशेवर खिलाड़ी नहीं है। यह एक बड़ा अंतर है। हालांकि मैंने आपको पहले इतनी तेजी से दौड़ते नहीं देखा है। हाँ, मैंने तुम्हें पहले चमड़े के जूते पहने देखा है। मैं और तुम एक टीम के खिलाड़ी हैं। अप्रत्याशित रूप से वे हमारे गुप्त हथियार हैं। हर कोई, मैंने एक शब्द कहा, इस लक्ष्य के कारण लोगों की अवसाद की पिछली भावना बहुत कम हो गई है। वो आदमी इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है? यह सही है। शुरुआत में मैं अभी भी अपने साथ था। मैं बस कुछ कदम दौड़ा था और मैं बहुत दूर था। ये लड़का पहले खेल विशेषज्ञ नहीं था, है ना? स्कूल में लंबी दूरी की दौड़, ये संभव है? यह इतनी तेजी से कैसे चल सकता है? विपरीत पक्ष के लोग भी हुआंग फेंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक लक्ष्य कुछ भी नहीं है, लेकिन हुआंग फेंग की गति बहुत अतिरंजित है। यह निराशाजनक है। बेशक, कुछ लोगों ने अंतिम क्षण में गोलकीपर की गलतियों पर ध्यान दिया है। अगर वह अचानक नीचे नहीं गिरता तो हुआंग फेंग गोल नहीं कर पाता। जाहिर है वो फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। आप नीचे क्यों गिर गए? गोलकीपर से पूछा। मुझे नहीं पता। मैं अच्छे से भागा, जैसे कि मैं किसी चीज में फंस गया हूँ। मैं लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। हालांकि मैंने बस उस जगह को देखा और वहां कुछ भी नहीं था। गोलकीपर संदेह से भरा था। प्रश्नकर्ता ने जमीन की ओर देखा और देखा कि वहां एक हरे लॉन के अलावा कुछ भी नहीं था। इतनी मुलायम घास उसके पैरों में कैसे फंस सकती है? क्या ये पैर में अचानक ऐंठन होगी? हो सकता है, मुझे पूरा यकीन नहीं है। गोलकीपर ने कहा कि चूंकि उसने पहले जांच की थी तो उसे कोई असामान्यता नहीं मिली थी, इसलिए इसे समझाने का यही एकमात्र तरीका है। मैच जल्दी फिर से शुरू हुआ, क्योंकि इतने तेज आदमी हुआंग फेंग के साथ दूसरे पक्ष के लोग अचानक हुआंग फेंग के आधे कोर्ट में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे और हुआंग फेंग का मनोबल थोड़ा वापस आ गया था। इसलिए थोड़ी देर के लिए दोनों पक्ष समान रूप से खेलते हैं। कोई भी इसका लाभ नहीं उठा सकता है। हालांकि दूसरे पक्ष ने इसका फायदा नहीं उठाया, लेकिन अब हुआंग फेंग उनके पीछे है। यदि स्कोर अंत तक जाता है तब भी वे हारते हैं, इसलिए उन्हें स्कोर करना होगा। हालांकि अब दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें चिन्हित करने की कार्रवाई तेज कर दी है। उनके लिए गेंद को पहले की तरह आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। आखिरकार वो ड्रिबल नहीं कर सकता और उसके पास केवल गति है। जब तक दूसरे पक्ष के एक या दो लोग उसके रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि जब हुआंग फेंग जल्दी में था, मौका फिर आया। इस बार उनकी तरफ से टीम के एक अन्य सदस्य के शॉट को दूसरी तरफ से रोक दिया गया। हुआंग फेंग और उनके साथियों को कॉर्नर किक मिली और उन्होंने अपने साथियों को कॉर्नर किक मारने के लिए जाते देखा। हुआंग फेंग की आंखें चमक उठी। ये एक मौका था। उनके जूतों ने न केवल उनकी दौड़ने की गति तेज कर दी, बल्कि उनकी कूदने की क्षमता भी बढ़ा दी। दोस्त, तुम भी यहाँ एक कोने के लिए आए हो? हुआंग फेंग लगातार अपनी स्थिति बदल रहे हैं। जब वो एक अच्छी जगह ढूंढना चाहता है तो उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर देखता है और देखता है कि ये दूसरी तरफ का तीसरा रक्षक है। इस बार जाहिर है कि दूसरे पक्ष का काम उसे चिन्हित करना है। नहीं, हुआंग फेंग ने अपनी टीम की ओर देखते हुए कहा, आप कितनी लंबी छलांग लगा सकते हैं? उस आदमी ने हुआंग फेंग को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ उपेक्षा के साथ कहा, हुआंग फेंग लगभग 1 मीटर 8 है, लेकिन दूसरी तरफ 1 मीटर 9 के करीब है। इस तरह हुआंग फेंग उसके बगल में थोड़ा छोटा दिखता है। इसका ऊंचाई से कोई खास लेना देना नहीं है, हुआंग फेंग ने कहा। आदमी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कॉर्नर किक पहले ही भेजी जा चुकी है। वो हुआंग फेंग के साथ बकवास बात करने की परवाह नहीं कर सकता। उनकी नजरें उड़ती फुटबॉल पर टिकी है। हुआंग फेंग भी स्वाभाविक रूप से फुटबॉल को देख रहा है, उस जगह की तलाश कर रहा है जहां फुटबॉल गिरेगी। शीघ्र ही उसने पाया कि फुटबॉल उसकी ओर उड़ती हुई प्रतीत हो रही है। हुआंग फेंग का बचाव करने वाले तीसरे डिफेंडर को भी यह स्थिति मिली और उसके बगल में हुआंग फेंग ने उतारना शुरू कर दिया है। उसने हुआंग फेंग के कपड़े ले लिए और उसे कपड़े उतारने से रोकने की कोशिश की, हालांकि वो सफल नहीं हो सके। हुआंग फेंग अभी भी बढ़ रहा था। नंबर 3 ने अपने दांत काटे और उसके साथ कूद पड़ा। हालांकि उसने जानबूझकर हुआंग फेंग को मारा, लेकिन कार्रवाई बहुत छिपी हुई थी। रेफरी पेशेवर नहीं था, इसलिए वो उसका फाउल नहीं देख सका। हालांकि जिस बात ने नंबर 3 गार्ड को चौंका दिया वो ये थी कि हुआंग फेंग की शारीरिक फिटनेस उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। उन्होंने हुआंग फेंग से टकराने की पहल की। हालांकि हुआंग फेंग के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वो उछलकर बाहर आ गया। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 56 जीत। ये कैसे हो सकता है? मैं उससे कैसे टकरा सकता हूँ?
क्या यह अवैज्ञानिक है? हवा के बीच में गार्ड अकल्पनीय विचारों से भरा था। उसने सोचा कि वो हुआंग फैंग को सुरक्षित रूप से उड़ा सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो इच्छाधारी सोच रहा था। हुआंग फैंग को न केवल चोट नहीं लगी, बल्कि उसका शरीर भी ज्यादा नहीं हिला। कितना मजबूत शरीर है इसका। हालांकि यह वो जगह भी है जिसके बारे में रक्षक सोच भी नहीं सकता। हुआंग फैंग उतना लंबा नहीं है और उसका शरीर उतना मजबूत नहीं दिखता है। वो उससे कैसे नहीं टकराएगा? ये दोनों के बीच सीधा टकराव है। अन्य लोग बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हुआंग फैंग शारीरिक शक्ति के मामले में पूरी तरह से हार गया है। हालांकि वो इसे